Hello, everybody. I hope you all are doing absolutely amazing. My name is CA Siddhant Mehta and welcome you all to the revision series of Strategic Management. Today, we are going to revise chapter number 3, that is Strategic Analysis of Internal Environment. But before that, if you want to buy this last minute chart book, then the link is in description box. Currently, we have discount going on this chart book, and with this book, you will get our unique question bank absolutely free. Here in this chart book, we have compiled entire syllabus of strategic management in just 42 pages with all important questions. If you want to know more about our chart book and question bank, then you can definitely check out this video. With this, we have also uploaded audio revisions for strategic management, जिसकी लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग चैप्टर नंबर 3, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट. अब इस चैप्टर में एक बहुत मजेदार बात है कि इसका नाम है एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, बट अंदर जो कंटेंट है ना उसमें कुछ एनालिसिस है ही नहीं. क्योंकि यार एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या होनी चाहिए कि कंपनी ने खुद के पैरामीटर्स को कैसे चेक करना है कि कौन से पैरामीटर्स कंपनी के लिए स्ट्रेंथ है, कौन से चीज़ें वीकनेस है, उस पर काम कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, यस और नो. बट इसमें कुछ ऐसी चीज़ें है ही नहीं. कंटेक्स्ट कुछ तो अलग ही है, नाम कुछ तो अलग है. बट सर हम सीखने क्या वाले इसमें, हम सीखने वाले सबसे पहले कि इंटरनल एनवायरनमेंट का डेफिनेशन क्या है. उसी के बाद हम सीखेंगे कि कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स रहती है ना, वो स्टेक होल्डर्स को कंपनी मैनेज कैसे करती है. देन हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स के बारे में. फिर हम डिस्कस करते हैं कि ये कोर कॉम्पिटेंसी को कैसे बिल्ड करते हैं. फिर कोर कॉम्पिटेंसी से उनको जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है उसको कैसे सस्टेन करते हैं. फिर माइकल पोर्टर के 3 जेनेरिक स्ट्रैटेजीज है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट. इसलिए अब हम जब ये चैप्टर भी पढ़ेंगे ना, तब आपको लगेगा कि यार चीजें इतनी इंटरलिंक नहीं है, वो है ही नहीं वैसे इंटरलिंक. चीज़ों को कैसे भी कवर किया है. दिक्कत ऐसी थी कि यार पहले ना ये सारा कंटेंट 7-8 चैप्टर में अच्छी तरीके से बाइफरकेटेड था इन ओल्ड सिलेबस, और अभी उन्होंने बस 5 चैप्टर्स दिए और वो 5 चैप्टर्स में सारे कंटेंट को डाल दिया और वो कैसे भी मिक्स हो गया, इसलिए दिक्कत आती है. बट हम हर कंटेंट को अच्छी तरीके से टाइम देके क्वेश्चंस के साथ अच्छी तरीके से समझने वाले. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट. तो सर इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब जो कंपनी में काम करते हैं लोग के साथ उनका कल्चर, उतना ही ना? नहीं, इंटरनल एनवायरनमेंट में वो सारी चीजें आती है जो कंपनी को हेल्प करती है टू रन देयर बिजनेस, टू ग्रो देयर बिजनेस. सबसे पहला आते हैं लोग. डेफिनेटली लोग उनको हेल्प करते हैं टू ग्रो द बिजनेस, दैट इज द एम्प्लॉइज, द मैनेजमेंट. सेकेंड इज द प्रोसेसेस. प्रोसेस मतलब कंपनी कितना इफिशिएंटली अपने गुड्स को बना रही है, बिकॉज अगर कंपनी के प्रोसेसेस इफिशिएंट है तभी वो कॉस्ट लीडरशिप की पोजीशन अचीव कर पाएगी. तो प्रोसेसेस इज ऑल्सो द वन थिंग विच हेल्प्स द कंपनी टू ग्रो, टू रन देयर बिजनेस. थर्ड थिंग इज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब स्पेस, इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारी चीजें. फोर्थ है एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बताता है, यहाँ पे देखना रहता है कि किस इंसान के पास कितनी अथॉरिटी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन कितना अकाउंटेबल है. क्योंकि अगर सही इंसान के पास सही रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी ना, तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा, नहीं तो आपका बिजनेस इंसॉल्वेंसी के स्टेज पे आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल धीरू भाई अंबानी जी की डेथ हुई इन 2002. उनके बाद उनके सारे बिजनेस अपने 2 बेटों में बाइफरकेट हो गए. एक थे मुकेश अंबानी जी और दूसरे थे अनिल अंबानी जी. आज हम सबको पता है दैट मुकेश अंबानी सर इज द रिचेस्ट मैन इन द एंटायर वर्ल्ड, और वहीं पे अनिल अंबानी जी ने अभी बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया. तो बिजनेसेस आपका कैसे भी हो, किस इंसान के पास कितनी अथॉरिटी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी डिसाइड करता है कि आपका बिजनेस कैसे रन होगा और कैसे ग्रो होगा. So this also comes into your internal environment. And the fifth thing is organizational culture, मतलब आपके वैल्यूज क्या, आपके एथिक्स क्या है, ये भी आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में आता है. So internal environment refers to these 5 things. The first thing is people, second thing is process, third is physical infrastructure, fourth is administrative apparatus, and the fifth one is organizational culture. अब कैसे होता है, एक इंडस्ट्री में, एक सेक्टर में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सबके लिए सेम हो सकता है, बट इंटरनल एनवायरनमेंट तो सबके अलग अलग हो गए, based upon the kind of people they have, based upon the process they follow, based upon the infrastructure they have, right? So internal environment is very specific to the organization, whereas external environment can be same for different organization which are in the same industry or sector. ठीक है, let's understand our second topic, that is understanding key stakeholders with the help of Mendelow's matrix. तो सर stakeholders यानी क्या? stakeholders यानी एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी लेबर यूनियंस वगैरह जो रहते हैं ना, कोई भी पर्सन या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जिनका तुम्हारे बिजनेस में इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट है यानी वो चाहते हैं कि तुम्हारा बिजनेस ग्रो करे. और एम्प्लॉइज,
जो भी एम्प्लॉयज आपके बिजनेस में काम करते हैं वो चाहते हैं कि आपकी कंपनी ग्रो करे, बिकॉज जैसे आपकी कंपनी ग्रो करेगी उनकी सैलरी भी बढ़ेगी, तो दे हैव सम इंटरेस्ट इन योर कंपनी। नहीं तो उनको कुछ तो पोटेंशियल बेनिफिट है तुम्हारी कंपनी से। जैसे कि कोई तो एक वेंडर है जिसका 80% सेल तुम्हारे कंपनी से आ रहा है, तो उसके लिए तुम्हारा बिजनेस ग्रो करना तो एक पोटेंशियली बेनिफिट वाली बात है, यस और नो? सो दीज पीपल विल कम इनटू द स्टेक होल्डर डेफिनेशन। अगर एक इंसान ऐसा है जिसका इंटरेस्ट नहीं है, तो चेक करो कि क्या उसके पास पावर है, whether he has power to create an impact on your business or corporate strategy, whether he has power to influence your business strategy। अगर ऐसा है तो वो भी स्टेक होल्डर के डेफिनेशन में कवर होगा। ऐसे कौन लोग होते हैं सर? तुम्हारे सीनियर मैनेजमेंट जो सारे डिसीजंस लेते हैं तुम्हारी कंपनी के। अगर तुम्हारे सीनियर मैनेजमेंट ने ही डिजाइन कर दिया, देन इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन योर बिजनेस और योर कस्टमर्स। जैसे कस्टमर्स को चाहिए उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट बनाते हैं, यस और नो? सो दे आर द वन हु आर इन्फ्लुएंसिंग योर बिजनेस, उनके पास पावर है। तो स्टेक होल्डर के डेफिनेशन में वो लोग आते हैं जिनका तुम्हारे बिजनेस में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट नहीं है तो तुम्हारे बिजनेस में उनका पावर है, और दोनों भी होगा तो भी वो स्टेक होल्डर के डेफिनेशन में आते हैं। ये लोग इंटरनली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं, एक्सटर्नली आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं। तो स्टेक होल्डर्स आर एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल who are internal or external that has an interest in or impact on the business or corporate strategy of an organization। So internally कौन कौन हो सकता है? Management, employees, shareholders। Externally sir, customers, vendors, government, labor unions, local groups। तो this is not an exhaustive list, मतलब इतने ही ऐसा नहीं है, ये बस एक एग्जाम्पल के लिए। अब कैसा होता है, दिक्कत क्या आती है कंपनी में कि कंपनी को बहुत बार इतने डिसीजंस लेने पड़ते हैं ना, जिसमें ये सारे स्टेक होल्डर्स खुश नहीं हो पाते। कभी कभी एक ऐसे डिसीजन रहते हैं जहाँ पे एक स्टेक होल्डर को तो फायदा रहता है और दूसरे स्टेक होल्डर को नुकसान रहता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने डिसाइड किया कि ना मुझे अभी एम्प्लॉय कॉस्ट कम करनी है, तो एम्प्लॉय कॉस्ट कम करने के लिए मुझे ले ऑफ्स तो करना पड़ेगा, तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज की सैलरी कम करनी पड़ेगी। तो इसमें जो तुम्हारा एम्प्लॉय स्टेक होल्डर है ना, ये खुश नहीं होगा, बट इसमें तुम्हारे शेयर होल्डर्स खुश होंगे। बिकॉज अगर एम्प्लॉय कॉस्ट कम होगा, सेल्स उतना ही रहेगा, नहीं तो सेल्स बढ़ेगा तो इनको प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो इनको डिविडेंड अच्छा मिलेगा। तो ये डिसीजन में एक स्टेक होल्डर तो खुश हो रहा है बट दूसरा स्टेक होल्डर खुश नहीं हो रहा है। तो फिर कंपनी बहुत कंफ्यूज सिचुएशन में पहुंच जाती है कि यार ये डिसीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या हमने ऐसा डिसीजन लेना चाहिए क्या जिससे सारे स्टेक होल्डर्स खुश हो। तो पहली बात, सारे स्टेक होल्डर्स को तो आप खुश नहीं कर सकते। तो आप ये समझने के लिए पहले ये देखो कि कौन से स्टेक होल्डर्स आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके टॉप प्रायोरिटी पे है, और कौन से स्टेक होल्डर्स आपके लो प्रायोरिटी पे है, और उसके हिसाब से उनको मैनेज करते जाओ। इसके लिए हम यूज करते हैं मेंडलोस मैट्रिक्स, जिसको कहा जाता है स्टेक होल्डर एनालिसिस मैट्रिक्स और पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि स्टेक होल्डर एनालिसिस मैट्रिक्स बताओ, तो वो मेंडलोस मैट्रिक्स के ऊपर ही क्वेश्चन आता है। नहीं तो अगर बोला कि द पावर एंड इंटरेस्ट मैट्रिक्स ऐसा फ्रेम किया है, तो वो इसके बारे में ही बात कर रहे हैं। इन दिस मैट्रिक्स we use to identify which stakeholder matters the most and decide how to engage with them through grid based approach। यहाँ पे सबसे पहले स्टेप ऐसे रहते हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है स्टेक होल्डर्स। सबसे पहले देखो कि आपके बिजनेस में कौन कौन स्टेक होल्डर्स है, उनको पहले तो आइडेंटिफाई करो। देन असेस द पावर एंड इंटरेस्ट। फिर एक कॉलम में स्टेक होल्डर्स के नाम आएंगे, दूसरे कॉलम पे लिखो पावर, और तीसरे कॉलम पर रखो इंटरेस्ट, और देखो कि इस स्टेक होल्डर का क्या आपके बिजनेस में पावर है। अगर है तो हाई पावर मेंशन करो, अगर नहीं है तो लो मेंशन करो। और अगर इंटरेस्ट में देखो कि अगर उसका इंटरेस्ट है तो हाई इंटरेस्ट मेंशन करो, अगर नहीं है तो फिर लो इंटरेस्ट मेंशन करो। तो पावर है कि नहीं है कैसे समझेगा सर? पावर में आपको चेक करना है whether that person has an authority in your business। उसके पास कुछ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है क्या? क्या उसके पास रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, एलोकेट करना है, इसका डिसीजन राइट है क्या? क्या उसके एक्सपर्टीज के ऊपर आपका बिजनेस चल रहा है क्या? क्योंकि अगर उसके एक्सपर्टीज के ऊपर आपका बिजनेस चल रहा है और अगर कल वो ही निकल गया, देन दिस कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट इन योर बिजनेस। सो ऑन पावर यू हैव टू असेस दीज थ्री फैक्टर्स, द अथॉरिटी, रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज। और इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट है कि नहीं, उसके लिए आपको चेक करना है कि उसका लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट कितना है तुम्हारे बिजनेस में। क्या वो डे टू डे बेसिस पे तुम्हारे बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है? जैसे कि तुम्हारे एम्प्लॉइज जो डे टू डे बेसिस पे इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं तुम्हारे बिजनेस में, देन उनके एक्सपेक्टेशन क्या है? क्या तुम्हारे बिजनेस से उनको कुछ पोटेंशियल बेनिफिट्स है क्या, पोटेंशियल रिस्क है क्या? इससे उनका इंटरेस्ट समझ में आता है। सबसे पहले स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करो, फिर चेक करो कि उनका पावर कितना है और उनका इंटरेस्ट कितना है। अगर पावर नहीं तो इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो हाई मेंशन करो, और अगर कम होगा तो लो मेंशन करो। उसके हिसाब से अगर उनका पावर ज्यादा है और उनका
इंटरेस्ट भी ज्यादा है, यानी हाई पावर एंड हाई इंटरेस्ट, देन दे विल कम इनटू की प्लेयर्स क्वाड्रेंट, देन दैट मींस दे आर योर टॉप प्रायोरिटी। इन लोगों के साथ डेली बेसिस पे इंटरेक्ट करो, इनको जो भी तुमको डिसीजंस लेना है ना वो उनको कम्युनिकेट करो, engage with them closely, involve them in a decision making and keep them fully informed, because इनका बहुत ज्यादा पावर है तुम्हारे बिजनेस में। अगर ये नाराज हो गए ना तो तुम्हारे बिजनेस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है, इसलिए इनको खुश रखते जाओ। दूसरा आता है हाई पावर बट लो इंटरेस्ट। ऐसे कौन सर? गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया तो तुम्हारे बिजनेस के वो रेगुलेशन बहुत ज्यादा टाइट कर सकते हैं, तुम्हारे बिजनेस को इतने रेगुलेशंस लगाएंगे कि तुम्हारे बिजनेस अनअट्रैक्टिव बन जाए। सो गवर्नमेंट हैज अ लॉट ऑफ पावर, दे कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन योर बिजनेस, दे कैन इन्फ्लुएंस योर बिजनेस। तो उनके पास पावर तो ज्यादा है बट उनका कुछ इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारा बिजनेस चले ना चले उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो दे हैव हाई पावर बट लो इंटरेस्ट। ऐसे लोगों को तुमको कीप सेटिस्फाइड क्वाड्रेंट पे रखना है। कीप सेटिस्फाइड मतलब क्या सर? प्रोवाइड देम रेगुलरली अपडेट्स टू सेटिस्फाई, मतलब गवर्नमेंट तुमको जो भी कंप्लायंस बोल रही है करने के लिए वो चुपचाप तुम कंप्लाई करो, नहीं करोगे तो उनके पास पावर है, दे कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन योर बिजनेस बट नॉट टू मच इन्वॉल्वमेंट। बट उनको तुम डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व मत करो, बिकॉज उनका पावर ज्यादा है बट इंटरेस्ट ज्यादा नहीं है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बिजनेस चले या ना चले, इसलिए उनको डिसीजन मेकिंग में तुम इन्वॉल्व मत करो। बट हाँ, जो भी तुमको कंप्लायंस करने वो सही से कंप्लायंस करो। थर्ड है लो पावर बट हाई इंटरेस्ट। इनको तुम कीप इन्फॉर्म्ड क्वाड्रेंट में रखना, बिकॉज इनका पावर कम है बट उनका इंटरेस्ट ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे एम्प्लॉइज, अब एम्प्लॉइज के पास क्या पावर है? अगर वो छोड़ के भी चले गए तो कुछ इंपैक्ट नहीं आएगा। मैं सीनियर एम्प्लॉइज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ। छोड़ के चला गया तो तुम रिप्लेस कर लोगे, तो he or she doesn't have a power but they have high interest in your business, they want your business to grow, right? So keep informed quadrant, communicate with them regularly, take their feedbacks। उनसे फीडबैक क्यों लेना है सर? बिकॉज उनका इंटरेस्ट तुम्हारे बिजनेस में ज्यादा है। अगर इंटरेस्ट उनका बिजनेस में ज्यादा है तो वो तुम्हें बताएंगे कि यहाँ पे गलती हो रहा है, ये चीजें तुम इंप्रूव कर सकते हो, सो दैट बिजनेस कैन ग्रो। Communicate with them regularly, take their feedback and ensure that no major issue arises। और फिर चौथे क्वाड्रेंट पे आता है लो पावर एंड लो इंटरेस्ट, यानी ये तुम्हारे लो प्रायोरिटी पे होना चाहिए। लो प्रायोरिटी मतलब इग्नोर करना है क्या सर? इग्नोर नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू मॉनिटर देम बट विथ मिनिमल एफर्ट। इग्नोर नहीं करना है, देखो क्योंकि कैसा होता है, मेंडलोस मैट्रिक्स ने ये जो क्वाड्रेंट का जो पॉलिसी दिया ना उसमें ऐसा नहीं है कि एक स्टेक होल्डर अगर लो प्रायोरिटी में आ गया तो वो लाइफ टाइम में लो प्रायोरिटी में ही रह सकता है, वो लो प्रायोरिटी से ऊपर जा सकता है कीप सेटिस्फाइड में, वो लो प्रायोरिटी से कीप इन्फॉर्म्ड में जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। So stakeholders may move between the quadrants based on the changing circumstances. So it's important to remain flexible and responsive. So it's essential to update the matrix as environmental changes. इसके लिए एक मॉड्यूल में एग्जांपल दिया है कि आपका कंपनी नॉर्मल चल रहा था और आपके कंपनी में एक जीएसटी नोटिस आ गया, जीएसटी नोटिस आ गया, फिर बहुत सारे डिपार्टमेंट से आपकी कंपनी को नोटिस आना चालू हो गया। सो जो मीडिया हाउस जिनको ना आपके बिजनेस में कुछ पावर था ना इंटरेस्ट था, वो अभी लो पावर बट हाई इंटरेस्ट के कैटेगरी में आ जाती है, बिकॉज आपके बिजनेस से उनको फायदा हो रहा है, क्योंकि आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा नोटिस आई है, सारे लोगों को आपके बिजनेस में अभी इंटरेस्ट आ गया कि क्या फ्रॉड हो गया है, तो मीडिया भी आपको ज्यादा कवर कर रही है। सो अभी ये लो इंटरेस्ट से हाई इंटरेस्ट में चले जाएंगे। सो ऐसे स्टेक होल्डर्स क्वाड्रेंट चेंजेस करते हैं तो आपको आपका मैट्रिक्स टाइम टू टाइम बेसिस पे अपडेट करना पड़ेगा जैसे ही कुछ सिचुएशन बदल रही है, ठीक है। इसके लिए डायग्राम ऐसा निकाला जाता है जहां पे एक एक्सिस पे आपको पावर को लेना पड़ता है और दूसरे एक्सिस पे इंटरेस्ट को लेना पड़ता है। फिर यहाँ पे लिखो हाई लो हाई, फिर जो हाई पावर एंड हाई इंटरेस्ट में आएंगे वो आएंगे आपके की प्लेयर्स, जिनका हाई पावर है बट इंटरेस्ट कम है वो आएंगे आपके कीप सेटिस्फाइड यानी गवर्नमेंट्स, जिनका हाई इंटरेस्ट है बट पावर कम है वो आएंगे आपके कीप इन्फॉर्म्ड कैटेगरी में यानी और एम्प्लॉइज, और जिनका इंटरेस्ट भी कम है और जिनका पावर भी कम है वो आएंगे आपकी लो प्रायोरिटी कैटेगरी में यानी योर मीडिया हाउस। क्वेश्चंस देखते हैं। द फर्स्ट वन इज हाउ कैन मेंडलोस मैट्रिक्स बी यूज्ड टू एनालाइज एंड मैनेज द स्टेक होल्डर्स इफेक्टिवली। तो यहाँ पे जो हमने जो भी पॉइंट डिस्कस किए ना ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स, असेस द पावर एंड इंटरेस्ट दे हैव, देन प्लॉट द स्टेक होल्डर्स ऑन द ग्रिड। The fourth one is develop strategies for each quadrant and the fifth one is monitor and adapt। अब यहाँ पे सर डायग्राम निकालना है क्या? टाइम है तो थोड़ी स्पेस निकाल के डायग्राम निकालो, इतना कुछ डिफिकल्ट डायग्राम नहीं है। कभी कभी आईसीआई एमटीपी में आरटीपी में डायग्राम निकालते नहीं, कभी कभी निकालता है, तो सेफर साइड में आप निकाल के आ जाओ, इतना कुछ डिफिकल्ट डायग्राम नहीं होगा।
ठीक है, अभी जो PYQ में आया था ना वो ये क्वेश्चन था। Managing stakeholder is critical to the success of a project. Explain how Mendelow's matrix help in managing stakeholders and categorizing the stakeholders into the group. तो यहाँ पे पहले आपको जो Mendelow's matrix क्या बोलता है उसको एक्सप्लेन करना है, और फिर जो हमने 4 चीजों के बारे में डिस्कस किया ना, की प्लेयर्स, कीप सेटिस्फाइड, कीप इन्फॉर्म्ड, लो प्रायोरिटी, वही सारी चीजें आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है। ठीक है, एक बार तुरंत देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगी तो वहां से देखो। चलिए, हो गया, शुरू करें। अभी हम आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो है स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स। देखो नाम से ही देखो, स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स मतलब यहाँ पे हम ऐसे एलिमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं विच आर गोइंग टू ड्राइव योर स्ट्रेटेजी, जिससे कंपनी को हेल्प हो टू डिफरेंशिएट देयर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स। तो स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स आर दोज थिंग्स विच डिफरेंशिएट्स एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स। इसमें हम 4 एलिमेंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है इंडस्ट्री एंड मार्केट्स, दूसरा है कस्टमर्स, तीसरा है प्रोडक्ट और सर्विस, एंड द फोर्थ वन इज चैनल्स। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद इंडस्ट्री एंड मार्केट। ये कहता है कि तुम इंडस्ट्री एंड मार्केट में ना सबसे पहले ये देखो कि तुम्हारे इंडस्ट्री में जहां पे तुम काम कर रहे हो वहां पे तुम्हारा कॉम्पिटेटिव पोजीशन क्या है। बिकॉज जैसा तुम्हारा कॉम्पिटेटिव पोजीशन रहेगा ना, उसके हिसाब से तुम्हारी स्ट्रेटेजी डिसाइड करी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक इंडस्ट्री में टॉप पोजीशन में होल्ड करते हो, एक इंडस्ट्री में तुम मार्केट लीडर हो, तो अभी तुम्हारे लिए स्ट्रेटेजी अलग रहेगी। तुमने R&D में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तुमने कुछ तो इनोवेशन लेके आना चाहिए। बिकॉज जैसा तुम इनोवेशन लेके आओगे ना, वैसे तुम एक मार्केट को दिशा दोगे, बिकॉज यू आर द मार्केट लीडर, और जैसा तुम दिशा दोगे उसके हिसाब से बाकी की कंपनीज तुम्हें फॉलो करेगी एंड यू विल होल्ड दैट पोजिशन। वही सेम सिचुएशन एक न्यू एंट्रेंट सेम स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करेगा। एक न्यू एंट्रेंट के लिए उसी इंडस्ट्री में स्ट्रेटेजी अलग होगी। वो क्या करेगा सर? वो हमने जो चैप्टर नंबर 2 में कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप ये चीज सीखा था, वो फॉलो करेगा। वो देखेगा कि उनके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से है, फिर उनके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट को समझेगा, उनके स्ट्रेंथ्स को समझेगा, उनके वीकनेसेस को समझेगा। ये सारे इन्फॉर्मेशन को एक साथ लेके देखेगा कि यार हमारे इंडस्ट्री में गैप कहाँ पे, और वो गैप पे वो काम करना चालू करेगा, जिससे उसका भी एक मार्केट पोजीशन अच्छा हो जाए और उसको भी एक अच्छा मार्केट शेयर मिले। तो आप देख सकते हो कि जैसे आपकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन है, जैसे आपकी पोजीशन है, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी अलग होती है। तो फर्स्ट थिंग विच वी विल डू इन इंडस्ट्री एंड मार्केट इज अंडरस्टैंड आवर कॉम्पिटिटिव पोजीशन। फॉर दैट वी टेक अ बेनिफिट ऑफ वन टूल विच इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग. So to assess the relative position against the competitors, businesses use strategic group mapping, a tool that help visualize and compare competitive positions of firms within the same industry. तो स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग से आप अलग अलग फर्म्स को आपकी इंडस्ट्री में कंपेयर कर सकते हो और आपकी क्या पोजीशन है उस इंडस्ट्री में आप वो समझ सकते हो। तो इसके लिए 4 स्टेप्स है। सबसे पहला, आइडेंटिफाई द की कॉम्पिटिटिव वेरिएबल। मतलब तुम्हारी इंडस्ट्री में ऐसे कुछ तो 2 कॉम्पिटिटिव वेरिएबल निकालो जिससे तुम्हारे इंडस्ट्री में जितने भी बिजनेसेस होंगे ना, तुम उनको कंपेयर कर सकते हो। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑल्सो इट कैन बी द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इट कैन बी द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, जिससे तुम ये सारे कंपनीज को बाइफरकेट कर सको, कंपेयर कर सको। देन प्लॉट द फर्म्स ऑन द 2 वेरिएबल मैप यूजिंग पेयर ऑफ दीज डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर्स। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, मैंने एक मैप ड्रॉ किया जहां पे मैंने एक एक्सिस पे प्रोडक्ट क्वालिटी को लिया, यानी 1 कॉम्पिटिटिव वेरिएबल, और दूसरा कॉम्पिटिटिव वेरिएबल लिया मैंने प्राइस को, जहां पे मैंने कोड किया लो, हाई, लो एंड हाई। फिर सेकंड स्टेप में मैं फर्म्स को प्लॉट करते गया। यहाँ पे मैंने लिया है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एग्जांपल, एज्यूमिंग दैट कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बस ये 5 कंपनीज है और उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेशन किया है। ठीक है, सबसे पहली कंपनी है रोल्स रॉयस। ये प्राइस भी इसकी ज़्यादा है और प्रोडक्ट क्वालिटी भी सबसे अच्छी रहती है, सो ये टॉप पे आएगा। फिर आएगा BMW, जिसकी प्राइस रोल्स रॉयस से कम तो रहती है और क्वालिटी भी थोड़ी सी कम रहती है बट अच्छी रहती है, इसलिए ये भी ऊपर आएगा। फिर 3 कंपनीज लिए, सबसे पहले डिस्कस करेंगे मारुति सुजुकी, जिसकी प्राइस भी कम रहती है और प्रोडक्ट क्वालिटी भी कंपेरेटिवली ये चारों फर्म से कम रहती है। देन होंडा, जिसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा रहती है और प्रोडक्ट क्वालिटी मारुति सुजुकी से थोड़ी सी अच्छी रहती है। और फिर आएगा टाटा मोटर्स, जिसकी प्राइस तो कम ही रहती है बट प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। तो ऐसे पहले फर्म्स को मैंने प्लॉट किया। नाउ थर्ड स्टेप, असाइन फर्म्स दैट फॉल इन द सेम स्ट्रेटेजी स्पेस द सेम स्ट्रेटेजिक ग्रुप। मतलब अभी आपको स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनानी है। स्ट्रेटेजिक ग्रुप मतलब क्या सर? स्ट्रेटेजिक ग्रुप मतलब यहाँ पे आपको आपके जो भी कंपनीज है ना, उनके ग्रुप्स बनाने हैं बेस्ड अपॉन सम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजीज। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी द सिमिलर प्रोडक्ट लाइन,
और इट कैन बी द सिमिलर प्राइस और क्वालिटी रेंज। मतलब जो कंपनी एक प्राइस सेगमेंट को टारगेट कर रही है ना, उसका एक ग्रुप बनाओ। एक कंपनीज जो एक प्राइस सेगमेंट को टारगेट कर रही है उसका एक ग्रुप बनाओ। जैसे कि यहाँ पे रोल्स रॉयस, बीएमडब्ल्यू, ये बस प्रीमियम कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं, इनका मिडिल क्लास कस्टमर्स को टारगेट है ही नहीं। उनके प्रोडक्ट की प्राइस ही बहुत ज्यादा है, तो ये टारगेट ही प्रीमियम कस्टमर्स को कर रहे हैं। वेयर एज मारुति सुजुकी, होंडा, टाटा मोटर्स, ये टारगेट कर रहे हैं मिडिल क्लास कंज्यूमर को। तो इन दोनों का ना स्ट्रैटेजी अलग अलग है, तो स्ट्रैटेजी ग्रुप इनके अलग अलग बनेंगे। बीएमडब्ल्यू और रोल्स रॉयस एक ग्रुप में आएंगे, और टाटा मोटर्स, होंडा, मारुति सुजुकी एक ग्रुप में आएंगे। तो ये आप ग्रुपिंग कर सकते हो बेस्ड अपॉन व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी दे आर फॉलोइंग। तो ये ग्रुपिंग आप प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से कर सकते हो, प्राइस के हिसाब से कर सकते हो, क्वालिटी रेंज के हिसाब से कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के हिसाब से कर सकते हो। इट कैन बी एनीथिंग। अगर आपके इंडस्ट्री में ऐसा है कि सारे कंपनीज एक ही काइंड ऑफ स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, देन एक ही स्ट्रेटजी ग्रुप बनेगा। बट अगर ऐसा है जैसे कि हमारे ऑटोमोबाइल के इंडस्ट्री में, जहां पे दो कंपनीज एक स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, वो प्रीमियम कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं, और बाकी के तीन कंपनीज प्रीमियम कस्टमर्स को टारगेट नहीं कर रहे, अफोर्डेबल मिडिल क्लास कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं, देन यहाँ पे इनकी स्ट्रेटजी अलग है। तो यहाँ पे हमारे दो ग्रुप्स बनेंगे। So when each firms follow a distinct strategy and occupies a unique competitive position, then you have to form a many strategic groups. And then the fourth point will be draw circles around each strategic group, making the circles proportional to the size of the group respective share of the total industry sales revenue. मतलब यहाँ पे आपको देखना है कि ऑटोमोबाइल का टोटल इंडस्ट्री सेल्स रेवेन्यू कितना है, उसमें रोल्स रॉयस का कितना है, उसके हिसाब से उसका सर्कल बनाओ। उसमें बीएमडब्ल्यू का कितना है, उसके हिसाब से उनका सर्कल बनाओ। टाटा मोटर्स का कितना है, उसके हिसाब से सर्कल बनाओ। होंडा का कितना है, मारुति सुजुकी का कितना है, उसके हिसाब से सर्कल बनाओ। तो इससे समझता क्या है, इससे आपको पहले तो ये समझता है कि ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पहले तो दो सेगमेंट में बाइफरकेटेड है। एक है प्रीमियम और दूसरा है अफोर्डेबल। फिर प्रीमियम में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर बीएमडब्ल्यू का है, और अफोर्डेबल सेक्टर में सबसे ज्यादा शेयर टाटा मोटर्स का है। तो ऐसा क्यों है, ये क्या अच्छा कर रहा है, ये सारी चीजें आप समझते हो जब आप स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग का डायग्राम निकालते हो। और आपको यहाँ पे और एक चीज समझती है कि यार यहाँ पे ना एक ये गैप वाला एरिया है। मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है जिसकी प्राइस बीच में फॉल होती हो और जिसकी प्रोडक्ट क्वालिटी भी अच्छी है। अगर मैं एक नया एंट्रेंट हूँ तो मैं देखूंगा कि अच्छा यार ऐसा कोई ना है नहीं, ये गैप अवेलेबल है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखूंगा और प्राइस बीएमडब्ल्यू इतनी नहीं रखूंगा और टाटा मोटर्स इतनी भी नहीं रखूंगा, बीच में रखूंगा। तो विद दिस ग्रुप मैपिंग यू कैन आइडेंटिफाई द गैप्स, यू कैन आइडेंटिफाई विच कंपनी इज होल्डिंग द टॉप पोजीशन, यू कैन आइडेंटिफाई विच कंपनी हैज अ बेटर मार्केट शेयर। ये सारी चीजें आपको स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग से समझती है। So this help organization visualize how firm differs or clusters, revealing competitive intensity. Understanding whether an industry has one dominant group or many distinct one is crucial for designing a successful strategy. ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। अभी हाल ही में पूछा था इसके ऊपर क्वेश्चन। ये देखो, PYQ May 24. Recommend a tool to analyze the competitive position of a various rival companies in the market and outline the step-by-step procedure for using the identified tool. तो यहाँ पे पहले आपको स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग के बारे में बताना है, और उसके बारे में जो 4 स्टेप्स हमने डिस्कस किए वो आपको डिस्कस करने हैं। सबसे पहला आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटिव वेरिएबल, दूसरा प्लॉट द फर्म्स, तीसरा असाइन द फर्म्स दैट फॉल इन द सेम स्ट्रेटेजिक स्पेस, यानी एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप प्रिपेयर करो। द फोर्थ विल बी ड्रॉ द सर्कल्स अराउंड ईच स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग एंड मेकिंग द सर्कल्स प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ अ ग्रुप रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ टोटल इंडस्ट्री सेल्स रेवेन्यू। यहाँ पे जो सर्कल बना रहे हो ये इंडस्ट्री के सेल्स रेवेन्यू के हिसाब से होगा। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्री के सेल्स के रेवेन्यू के हिसाब से होगा, ठीक है। चाहिए तो एक बार देख लो क्वेश्चन को। चलिए पढ़ लिया। अभी हम आते हैं सेकंड पैरामीटर के ऊपर। यानी सेकंड की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर के ऊपर, जो है कस्टमर्स। ये कहता है कि कस्टमर्स को अच्छी तरीके से समझो, बिकॉज अगर आप प्रोडक्ट आपका कस्टमर्स के हिसाब से बनाओगे, कस्टमर्स के नीड्स के हिसाब से बनाओगे, तभी आपका प्रोडक्ट मार्केट में अच्छी तरीके से चलेगा। So identify the different types of customers is the first step in deciding the right product or services. Different customers have different needs requiring different sales model or distribution channels. तो अगर आपको आपके प्रोडक्ट को कस्टमर्स को अच्छी तरीके से बेचना है तो सबसे पहले एनालाइज करो कस्टमर डेटा लेके कि कस्टमर्स में ट्रेंड क्या है, उनको क्या चाहिए, आइडेंटिफाई द इश्यूज एंड देन दे टारगेट द ग्रोथ एरियाज।
यही सेम चीज हमने चैप्टर नंबर 2 में भी डिस्कस की है, वही सेम चीज यहाँ पे डिस्कस की है, जहाँ पे इन्होंने बताया कि कस्टमर और कंज्यूमर अलग अलग हो सकता है, जो हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था। यहाँ पे हमने एक बच्चे का एग्जाम्पल लिया था कि एक बच्चे को एक प्रोडक्ट चाहिए, बट वो बच्चा जाके प्रोडक्ट नहीं खरीदा, उसके पेरेंट्स खरीदते हैं। तो जो खरीद रहा है ना प्रोडक्ट को, जो बाय कर रहा है, उसको हम कस्टमर कहते हैं। तो द वन हु बाइज द प्रोडक्ट इज द कस्टमर, और जिसके लिए प्रोडक्ट को खरीदा जाता है, जो प्रोडक्ट को यूज करता है, उसको कंज्यूमर कहते हैं। ये डिस्टिंक्शन को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है बिकॉज प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कस्टमर के हिसाब से बनाई जाती है, और जो प्रोडक्ट रहता है उसकी डिजाइन रहती है ना, ये कंज्यूमर फ्रेंडली बनाई जाती है, कंज्यूमर के हिसाब से बनाई जाती है। तो सेकंड की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर ये कहता है कि तुम कस्टमर के डेटा को अच्छी तरीके से समझो, कस्टमर्स के ट्रेंड को समझो, उनको क्या चाहिए वो समझो, और उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बनाओ। और एक डिस्टिंक्शन याद रखना कि कस्टमर और कंज्यूमर एक एक प्रोडक्ट के लिए अलग हो सकते हैं, इसलिए पहले वो डिस्टिंक्शन समझो और अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर के हिसाब से बनाओ, और मार्केटिंग और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कस्टमर के हिसाब से रखो। ठीक है, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। तीसरा है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यहाँ पे हम जो भी चीजें डिस्कस करेंगे ना, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कहता है कि सबसे पहला कि अगर तुम्हारा प्रोडक्ट है ना मार्केट में नया है और तुम्हें नए प्रोडक्ट के साथ मार्केट में एंटर करना है, देन योर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी नीड टू बी डिजाइन, एंड फॉर दैट एटलीस्ट 3 ऑब्जेक्टिव्स यू शुड कीप इन माइंड। मतलब एक नया प्रोडक्ट के साथ अगर आप मार्केट में एंटर कर रहे हो और आपको प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज डिसाइड करनी है, तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स आपके दिमाग में रखना जब भी आप किसी भी नए प्रोडक्ट को प्राइस करने वाले होंगे। सबसे पहला, हैव अ कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच व्हाइल मेकिंग अ प्रोडक्ट। मतलब जब भी आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो ना, पहले सबसे पहले समझो कि यार कस्टमर्स को क्या चाहिए, आपके हिसाब से आपको जो जो फीचर्स ऐड करने हैं वो फीचर्स ऐड मत करना, कस्टमर्स को क्या चाहिए वो देखो और उसके हिसाब से फीचर्स ऐड करो। सेकंड, प्रोड्यूस सफिशिएंट रिटर्न्स थ्रू अ रीजनेबल मार्जिन ओवर कॉस्ट। आई नो आपका प्रोडक्ट नया है, बट ऐसा मत करना कि आप आपके नए प्रोडक्ट कंटिन्यूसली लॉस पे ही बेचे जा रहे हो। भाई कुछ ना कुछ तो थोड़ा तो मार्जिन रखो, मार्जिन रखोगे नहीं तो आपको बिजनेस को सस्टेन कैसे कर पाओगे। तो थोड़ा सा मार्जिन रखो, चाहिए तो कॉस्ट पे बेचो, जितना कॉस्ट आ रहे ब्रेक इवन पे बेचो, पर नहीं तो थोड़ा तो मार्जिन रखो। एंड तीसरा, आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे आपका मार्केट शेयर बढ़े। So, so for a new product, pricing strategies for entering a market need to be designed, and for that matter, at least 3 objectives must be keep in mind. The very first one is have a customer-centric approach. The second one is produce sufficient returns to a reasonable margin over cost, and the third thing is increase the market share. भाई ये सारी चीजों से आप आपके प्रोडक्ट का प्राइसिंग स्ट्रेटेजी तो डिसाइड कर पाओगे, बट कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कैसे करोगे, उसके लिए आपको मार्केटिंग लगेगा। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ मार्केटिंग के रिगार्डिंग चीजें डिस्कस की है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन बाय वन। ये ना टाइप्स ऑफ मार्केटिंग एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, और 5 अटेम्प्ट्स में मैंने जितना देखा कि 4 अटेम्प्ट्स में तो ये मार्केटिंग के ऊपर क्वेश्चन आया ही आया है। तो एमसीक्यू में 2 मार्क्स के लिए तो वो पूछते ही पूछते हैं। अगर इनका मूड हुआ और अगर इनको डिस्क्रिप्टिव में पूछना है तो 5 मार्क के लिए तो नहीं पूछेंगे, वो क्या करेंगे, जो एक लास्ट क्वेश्चन आपको और में रहता है ना, तो और में एक पहले 5 मार्क का क्वेश्चन पूछेंगे, और दूसरा क्वेश्चन वो 3 मार्क का एक पूछेंगे और 2 मार्क का एक पूछेंगे, और 2 मार्क में ना ये मार्केटिंग के ऊपर सवाल पूछेंगे। इनकेस अगर उनको डिस्क्रिप्टिव में चेक करना है तो 5 मार्क का तो आएगा ही नहीं। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। वेरी फर्स्ट वन इज सोशल मार्केटिंग। मतलब अगर आप किसी भी चीज के रिगार्डिंग मार्केटिंग कर रहे हो फॉर सोशल अवेयरनेस, जैसे कि अक्षय कुमार आता है हर मूवी के पहले, क्या भाई फुफू कर रहे हो, तो वो जो मार्केटिंग है ना वो सोशल अवेयरनेस के रिगार्डिंग मार्केटिंग है, तो उसको हम कहेंगे सोशल मार्केटिंग। तो मार्केटिंग फॉर सोशल अवेयरनेस और चेंज विल बी कंसिडर्ड एज सोशल मार्केटिंग। सेकंड है ऑगमेंटेड मार्केटिंग। ऑगमेंटेड मार्केटिंग यानी आपका एक प्राइमरी प्रोडक्ट है, बट प्राइमरी प्रोडक्ट के साथ ना आप एडिशनल सर्विसेज दे रहे हो कि आपने अगर हमारा प्रोडक्ट खरीदा तो आपको 2 साल की वारंटी फ्री, फिर 2 साल की रिपेयर सर्विसेज फ्री। ये सारे जो आप एडिशनल सर्विसेज दे रहे हो ना, और एडिशनल सर्विसेज से आप अपना प्राइमरी प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हो, तो इसको हम कहते हैं ऑगमेंटेड मार्केटिंग। Enhancing the basic product by offering extra services or benefits to exceed the customer expectation. These extra build value and create customer delight. So it can be online tech support, free gift wrapping, extended warranties. ये important है। फिर तीसरा आता है डायरेक्ट मार्केटिंग। मतलब आप डायरेक्ट कस्टमर्स के साथ बात कर रहे हो, और इस मार्केटिंग में कस्टमर्स से रिस्पॉन्स आना नेसेसरी है। जैसे कि आपको ना आपके पेरेंट्स को आता होगा, डायरेक्टली कॉल आते होंगे कि सर हमारा ये नई नई प्रॉपर्टी बिल्ड हो रही है, आप इंटरेस्टेड हो क्या। सो दिस इज अ डायरेक्ट मार्केटिंग वेयर द कस्टमर हैज टू रिएक्ट। Direct response from the customer is expected is called as direct marketing. Then fourth आता है relationship marketing, where you are conducting the marketing to build a relationship over customer. जहाँ पे आप उसको आपके लॉयल्टी प्रोग्राम्स के बारे में बता रहे हो कि सर आपने अगर हमारे लॉयल्टी प्रोग्राम्स में एनरोल किया तो आपको ये बेनिफिट्स होने वाले हैं। दिस कम्स इनटू अ रिलेशनशिप मार्केटिंग। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी फोकस्ड ऑन building and maintaining a strong relationship with the customers through a personalized service and consistent engagement.
इसकी एक्सक्लूसिव लॉन्च फॉर फ्रीक्वेंट फ्लायर्स और लॉयल्टी प्रोग्राम्स, कि अगर आप हमारे लॉयल्टी प्रोग्राम्स में एनरोल करते हो तो आपको इतने इतने बेनिफिट्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ें। फिर आता है सर्विस पर्सन ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग एंड प्लेस मार्केटिंग। मतलब अगर आप सर्विस की मार्केटिंग कर रहे हो तो उसको हम करेंगे सर्विस मार्केटिंग। जैसे जब प्रोडक्ट की मार्केटिंग होती है तो उसको कहते हैं प्रोडक्ट मार्केटिंग, जब सर्विस की मार्केटिंग होती है तब उसको कहते हैं सर्विस मार्केटिंग, जब किसी पर्सन की मार्केटिंग की जाती है तो उसको कहते हैं पर्सन मार्केटिंग, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग की जाती है तो हम उसको कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग, और जब किसी की प्लेस की मार्केटिंग की जाती है हम उसको कहेंगे प्लेस मार्केटिंग। मैं इन टॉपिक्स को उड़ा नहीं रहा हूँ बट क्विकली कर रहा हूँ बिकॉज ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू जो भी कंटेंट इंपॉर्टेंट है वहां पे हम ज्यादा टाइम देके अच्छे से करेंगे, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं एनलाइटन मार्केटिंग। ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट क्या बोलता है कि तुम ना तुम्हारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग बस प्रोडक्ट के हिसाब से मत करो कि मेरा प्रोडक्ट खरीदो मेरा प्रोडक्ट खरीदो। तुम ना प्रोडक्ट के साथ उसके मार्केटिंग में कुछ तो एक मैसेज दो। इट कैन बी ए सोशल मैसेज, एथिकल मैसेज, नहीं तो जो आपका मिशन है वो उनको बताओ, जिससे कस्टमर्स का फायदा हो, जिससे बस आपको प्रॉफिट ना हो, उससे कस्टमर्स को भी फायदा हो, कस्टमर्स को भी बेनिफिट मिले फ्रॉम दैट मैसेज। फॉर एग्जाम्पल टाटा ग्रुप ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था टाटा टी के नाम से। अब वो नॉर्मल एडवर्टीजमेंट रन कर सकते थे कि टाटा टी का प्रोडक्ट खरीदो तो आपको ये इतने रुपए में इतना ग्राम मिलेगा, ऐसा नॉर्मल मार्केटिंग वो कर सकते थे। बट उन्होंने वैसा नहीं किया, उन्होंने एनलाइटन मार्केटिंग फॉलो किया, जहाँ पे उन्होंने उनके एडवर्टीजमेंट कैंपेन में एक मैसेज दिया कस्टमर्स को, और वो मैसेज के साथ बाद में लोग टाटा टी को पहचानना चालू कर दिए। तो कैसा था सर वो एड कैंपेन? आपको अगर याद आ रहा होगा कि उनका एक एडवर्टीजमेंट कैंपेन चल रहा था, जागो रे जागो रे जागो रे जागो रे जागो रे जागो रे, ऐसा कुछ याद आया? तो वहाँ पे वो क्या करते थे, मैं आपको उनके एक एडवर्टीजमेंट बताता हूँ। पंकज त्रिपाठी सर थे उस एडवर्टीजमेंट में, जहाँ पे वो पॉलिटिशियन बने और एक घर पे जाते हैं वो, और उनको बोलते हैं कि इस इलेक्शन साल में आप मुझे वोट दो। और सामने वाला जो रहता है वो ऐसा चाय पीता है और वो ना उनको सवाल पूछता है कि सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका वर्क एक्स क्या है, क्यों मैं आपको वोट दूं, पहले आप काम करो और मैं फिर आपको वोट दूंगा। तो यहाँ पे वो एडवर्टीजमेंट कैंपेन में ना उन्होंने एक मैसेज दिया लोगों को कि आप ना सही सवाल पूछते जाओ, अगर आप सही सवाल पूछोगे तो करप्शन कम होगा, आप सही सवाल पूछोगे तो अच्छे इलेक्टेड लीडर्स आएंगे इस देश में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने बस कंपनी के प्रॉफिट्स पे ध्यान नहीं दिया कि आप बस टाटा टी का प्रोडक्ट परचेज करो, आपको इतने ग्राम में इतने प्रोडक्ट मिलेगा, आपको इसमें इतना मिलेगा। उन्होंने एक सोशल मैसेज दिया जिससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हो कस्टमर्स को, कंपनी को भी उससे फायदा हो और एक सोसाइटी को भी एक मैसेज जाए। सो इट एनकरेजेस बिजनेस टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली एंड थिंक बियॉन्ड जस्ट सेलिंग द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ना ये कंसेप्ट को ज्यादा डेप्थ में गए नहीं है, बस इतना ही इंफॉर्मेशन दिया है मॉड्यूल में, तो हम इतना ही कवर करेंगे, उसके ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बस एमसीक्यू में आएगा वो, ठीक है। सो इट शुड बी बेस्ड ऑन 5 की प्रिंसिपल्स। द वेरी फर्स्ट वन इज कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग, द सेकंड वन इज इनोवेटिव मार्केटिंग, द थर्ड वन इज वैल्यू मार्केटिंग। मतलब वैल्यू मार्केटिंग यानी कि कस्टमर्स को ऐसा लगे कि आपका प्रोडक्ट की कीमत इतनी है ना, अच्छा ठीक है तो ये वैल्यू फॉर मनी है, मतलब क्योंकि मुझे उससे उतना वैल्यू सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, उसको कहते हैं वैल्यू मार्केटिंग। देन द फोर्थ वन इज सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग एंड द फिफ्थ वन इज सोसाइटल मार्केटिंग। अब एनलाइटन मार्केटिंग में आपके मार्केटिंग में आपके एडवर्टीजमेंट कैंपेन में ये सारे एस्पेक्ट्स कवर हो, ये ऐसा नहीं बोल रहा है, ये सारे एस्पेक्ट्स में से 2 एस्पेक्ट्स कवर हो रहे हैं, 3 एस्पेक्ट्स कवर हो रहे हैं तो भी ठीक है, बट एक मैसेज जाना चाहिए, एक एथिकल मैसेज जाना चाहिए जिससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हो कंपनी को भी, सोसाइटी को भी और कस्टमर को भी, ठीक है। इसको आप वो जागो रे करके याद रख सकते हो, ठीक है। देन आता है डिफरेंशियल मार्केटिंग। मतलब एक कंपनी में अलग अलग प्रोडक्ट्स है तो मार्केटिंग हर प्रोडक्ट को अपने एक टारगेट ग्रुप के हिसाब से अलग हो जाएगी। फॉर एग्जांपल HUL में 2 प्रोडक्ट्स है, एक है लाइफ बॉय और दूसरा है डव। अब लाइफ बॉय ना नॉर्मली मास मार्केट को टारगेट करता है तो उसकी एडवर्टीजमेंट कैंपेन उसके हिसाब से चलेगी, और जो डव है ना वो प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करता है तो उसकी एडवर्टीजमेंट उसके हिसाब से करेंगे। तो डिफरेंशियल मार्केटिंग मीन्स target different customer segment with customized product and marketing strategies for each rather than offering one size fit for all। मतलब एक कंपनी में ये सारे प्रोडक्ट्स है, मतलब सेम ही मार्केटिंग होगा हर प्रोडक्ट का, ऐसा नहीं, डिफरेंट मार्केटिंग फॉलो की जाएगी बेस्ड अपॉन व्हाट काइंड ऑफ टारगेट ग्रुप योर प्रोडक्ट इज टारगेटिंग। देन होता है सिंक्रो मार्केटिंग यानी स्मूथन्स अनइवन डिमांड पैटर्न्स।
यहाँ पे आप ये ना थिएटर्स में पीवीआर में वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पीवीआर में कैसा होता है, बहुत ज़्यादा क्राउड फ्राइडे सैटरडे संडे को ही आता है, और मंडे टू थर्सडे के बीच में इतना ज़्यादा क्राउड नहीं आता। तो फ्राइडे सैटरडे संडे में इतना ज़्यादा क्राउड आ जाता है कि उनका हाउसफुल हो जाता है, और मंडे टू थर्सडे में कुछ भी नहीं होता। सो वो क्या करते हैं, जानबूझ के अपने एडवर्टीजमेंट्स, जानबूझ के ऑफर्स ट्यूसडे नहीं तो वेनेसडे के दिन पे रखते हैं, जिससे जो एक्सेस क्राउड है ना, जो फ्राइडे सैटरडे संडे को जा रहा है, वो ट्यूसडे और वेनेसडे पे शिफ्ट हो जाए। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो deals with irregular product demand by spreading or adjusting demand over time using incentive like discount, flexible hours और promotion. देन आता है कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, मतलब आप अगर एक नीश के रिगार्डिंग मार्केटिंग कर रहे हो ना, तो उसको हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग। मतलब आप एक नीश पे ही ध्यान दे रहे हो, आप एक जनरल प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप एक नीश पे ध्यान दे रहे हो और उसके ऊपर एक काम कर रहे हो। तो फोकस ऑन सर्विंग वन स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट वेरी डीपली, द आइडिया इज टू कैप्चर अ लार्ज शेयर ऑफ अ स्मॉल और नीश मार्केट। तो कभी एक नीश मार्केटिंग की आप जब एडवर्टीजमेंट करते हो तो उसको कहा जाता है कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग। एंड द लास्ट वन इज डी मार्केटिंग, which you do to reduce the excess demand to balance the usage. For example, जैसे कि आप ना अगर कभी एक भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपने ज़्यादा ऑर्डर परचेज कर दिया, तो एक लिख के आता है कि नाउ इट इज़ आउट ऑफ स्टॉक। तो आउट ऑफ स्टॉक भी वो स्टोरी में रखते हैं कि नाउ वी आर आउट ऑफ स्टॉक, नाउ यू कैन प्लेस एन ऑर्डर 5 days आफ्टर 5 days। तो यहाँ पे वो अपने डिमांड को एलिमिनेट नहीं कर रहे कि आप अभी ऑर्डर प्लेस ही नहीं कर सकते, वो अपने डिमांड को शिफ्ट कर रहे हैं। सो यूज्ड व्हेन डिमांड्स आर टू हाई, क्योंकि अभी डिमांड बहुत ज्यादा हो गए, अभी हम आउट ऑफ स्टॉक हो गए, अभी अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो आप 5 दिन के बाद ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। सो यहाँ पे उन्होंने डिमांड को एलिमिनेट नहीं किया, उन्होंने डिमांड को शिफ्ट किया, जिसको हम बोलते हैं डी मार्केटिंग। यूज्ड व्हेन डिमांड्स इज टू हाई, where the aim is to reduce or shift demand, not eliminate it. This is very important. Helps manage overcrowding or overuse of resources. मतलब जो आउट ऑफ स्टॉक वगैरह जो मैसेज आते हैं ना, ये डी मार्केटिंग रहता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लो। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, तो उसके हिसाब से क्विकली पढ़ लो। ठीक है, चलो पढ़ लिया। अभी हम आते हैं लास्ट की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर के ऊपर, दैट इज चैनल्स। चैनल्स यानी क्या सर? चैनल्स यानी द वे योर गुड्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द कस्टमर्स। Channels are the distribution system by which an organization distributes its product or provides its services. Let's take an example for this. अब नॉर्मल B2C में कैसा होता है कि मैन्युफैक्चरर गुड्स को प्रोड्यूस करता है, फिर वो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, फिर होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को देता है, और रिटेलर कस्टमर को गुड्स देता है। तो यहाँ पे जो लोग हैं ना, यानी मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, तो ये जो लोग हैं ना, ये आते हैं आपके सेल्स चैनल में। तो सेल्स चैनल्स मतलब intermediaries who are involved in selling the product through each channel and ultimately to the end user. फिर जिस लॉजिस्टिक्स से ये गुड्स को एक दूसरे के थ्रू वो ट्रांसफर कर रहे हैं, ये सारे आते हैं प्रोडक्ट चैनल में। तो इट इंक्लूड्स योर लॉजिस्टिक, इट इंक्लूड्स योर स्टोरिंग, डिलीवरिंग, ये सारी चीजें आती है प्रोडक्ट चैनल में। Intermediaries who physically handle the product on its path from its producer to the end user, which includes logistics, storage, delivery of the physical product, ये सारे आते हैं प्रोडक्ट चैनल में। और फिर तीसरा आता है कि जब कस्टमर ने तुम्हारे प्रोडक्ट को परचेज किया, उसके बाद आप जो भी उसको सर्विसेज देते हो, इंस्टॉलेशन रहने दो, रिपेयर रहने दो, ये सारी चीजें आती है सर्विस चैनल में। Entities that provide necessary services to support the product like installation, repair और customer support comes into service channel. So 3 प्रकार के चैनल्स रहते हैं। सबसे पहला रहता है सेल्स चैनल, जिसमें इंटरमीडिएट्स आते हैं। दूसरा रहता है प्रोडक्ट चैनल, जो फिजिकली हैंडल करते हैं प्रोडक्ट को। और तीसरा रहता है सर्विस चैनल, जो नेसेसरी सपोर्ट सर्विसेज देते हैं कस्टमर्स को। अब जितना स्ट्रॉन्ग और वाइड तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रहेगा ना, उतना कॉम्पिटिटिव एज तुम्हें मिलेगा, उतना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तुम्हें मिलेगा। आपको अगर याद होगा तो हमने चैप्टर नंबर 2 में एक एंट्री बैरियर में, जहाँ पे हम माइकल पोर्टर के 5 फोर्स डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे हमने एंट्री बैरियर में ना एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक पॉइंट पढ़ा था, जहाँ पे हमने बालाजी का एग्जाम्पल लिया था, जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि गुजरात में और महाराष्ट्र में 70% वेफर जो बेचे जाते हैं वो बालाजी के रहते हैं, और पैन इंडिया लेवल बेसिस पे बस लेजी है। इस इंडस्ट्री में, इस प्रोडक्ट में बस थोड़े ही प्लेयर्स है, बिकॉज इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में अपना बहुत ज़्यादा होल्ड लिया है, और कोई नया एंट्रेंट तुरंत इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को तोड़ नहीं सकता। तो ये चैनल का आपको एनालाइज करना है कि यार अगर मुझे मेरा प्रोडक्ट
पैन इंडिया बेसिस पे बेचना है तो फिर मुझे सेल्स चैनल कितने रखने पड़ेंगे, यानी इंटरमीडिएट्स कहाँ कहाँ पे रखने पड़ेंगे, फिर उस पर लॉजिस्टिक्स कैसा करना पड़ेगा जिससे मेरा प्रोडक्ट तुरंत उनके पास पहुंचे। बिकॉज ऐसा भी ना हो कि एक ने मेरा ऑर्डर प्लेस किया और फिर उसको ऑर्डर 1 महीने के बाद पहुंच रहा है। लॉजिस्टिक्स कैसे मैं इफिशिएंट रख सकता हूँ, फिर प्रोडक्ट परचेज करने के बाद उसको सर्विसेज भी तो अच्छे से देनी पड़ेगी, तो मुझे मेरे सर्विस चैनल पे भी काम करना पड़ता है। तो ये सारे चैनल्स भी आपके स्ट्रेटेजी को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो गेट्स कवर इन योर की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर। और इसके ऊपर एग्जाम में सवाल भी पूछे, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस देखते हैं। देखो अभी आया था PYQ May 24। What are the channels? What is channel? Why is channel analysis important? Sorry, and explain the different types of channel. और इसके ऊपर और एक क्वेश्चन फ्रेम होता है that what are the distribution channels, जहाँ पे आप पहले एक्सप्लेन करोगे, and why is analyzing them crucial for business expansion. Describe the 3 main types of channel, यानी sales, product, service. Their roles in ensuring product reach customers efficiently and with the necessary support. तो सबसे पहले आप चैनल क्या है वो लिखोगे, चैनल एनालिसिस से क्या फायदा होता है वो लिखोगे, और फिर 3 टाइप के चैनल्स लिखोगे। जो है सेल्स चैनल, मतलब इंटरमीडिएट्स, प्रोडक्ट चैनल यानी जो फिजिकली हैंडल करते हैं आपके प्रोडक्ट को, और सर्विस चैनल में जो नेसेसरी सपोर्ट्स देता है। द सर्विस चैनल रेफर्स टू द एंटिटीज दैट प्रोवाइड नेसेसरी सर्विस to the support the product as it moves through sales channel and after purchase by the end users। ये 3 पॉइंट्स को आपको कोट करना है, और जो एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं वो एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हो। ये तो इस आंसर में जो एग्जांपल्स है आप वो भी कोट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ो और हमारा स्ट्रेटेजिक ड्राइवर खत्म होता है। अभी हम इसके बाद कोर कॉम्पिटेंसी के ऊपर देखेंगे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में डिस्कस करने वाले, ठीक है। देख लो एक बार। चलिए हो गया, नेक्स्ट टॉपिक पे जाए। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोर कॉम्पिटेंसी। तो सर कोर कॉम्पिटेंसी यानी क्या? कोर कॉम्पिटेंसी इज नथिंग बट व्हाट योर ऑर्गेनाइजेशन डज बेस्ट थ्रू अ यूनिक मिक्स ऑफ रिसोर्सेज एंड स्किल्स। कैसा रहता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में ना बहुत सारे रिसोर्सेज रहते हैं, जैसे कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, उनके पैन इंडिया लेवल पे स्टोर्स, उनके फिर रिसोर्सेज में आते हैं उनके स्किल्ड एम्प्लॉइज, ये भी रिसोर्सेज में आते हैं, फिर उनके पास फंड्स होंगे, ये भी रिसोर्सेज में आते हैं। अब ये जो रिसोर्सेज रहते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के पास, इन रिसोर्सेज को वो किस तरह यूटिलाइज करती है फॉर देयर ओन बेनिफिट, उसको हम कहते हैं उनका स्किल, उसको हम कहते हैं उनकी कैपेबिलिटी। सो कैपेबिलिटी मीन्स हाउ यू यूज व्हाट यू हैव इज कॉल्ड एज कैपेबिलिटी, और इन्हीं कैपेबिलिटी को हम बोलते हैं कोर कॉम्पिटेंसी। बट सर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे कैपेबिलिटीज होंगे, कौन से कैपेबिलिटी को हम कोर कॉम्पिटेंसी बोलेंगे? उसके लिए सीके प्रहलाद सर ने और गैरी हैमल सर ने रिसर्च किया, और उन्होंने कहा कि तुम्हारी कैपेबिलिटी अगर ये 3 कंडीशंस फुलफिल करती है तो उस कैपेबिलिटी को हम बोलेंगे कोर कॉम्पिटेंसी। तो ऐसे कौन से 3 कंडीशंस है सर? द वेरी फर्स्ट वन इज कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन। वो सबसे पहले बोलते हैं कि तुम्हारी कैपेबिलिटी यूनिक होनी चाहिए एंड इट शुड बी वेरी हार्ड टू इमिटेट। और अगर तुम्हारे पास ये यूनिकनेस का बेनिफिट है ना, तो तुम्हें कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा मार्केट में और तुम कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन क्रिएट कर पाओगे। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं एप्पल का। अब एप्पल की कोर कॉम्पिटेंसी क्या है? एप्पल की कोर कॉम्पिटेंसी ये है कि वो डिजाइन को, टेक्नोलॉजी को बहुत सीमलेसली इंटीग्रेट करती है फॉर अ बेटर यूजर एक्सपीरियंस। वो कर कैसे पाती है? विद बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेस में उनके पास है बहुत सारे स्किल्ड एम्प्लॉइज जो बार बार इनोवेशन लेके आते हैं, और सेकंड रिसोर्स है उनका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो वो इन हाउस बनाते हैं, जिससे उनका कंट्रोल रहे सॉफ्टवेयर पे। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर काम क्या करता है सर? वो क्या करता है, इन वेरी बेसिक लैंग्वेज जो तुम्हारा हार्डवेयर रहता है और जो एप्लीकेशन रहता है उनमें जो सीमलेस इंटीग्रेशन का काम रहता है वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर करता है। अब ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एप्पल इन हाउस बनाता है, इसलिए उनका उस पर कंट्रोल बहुत ज्यादा रहता है। और जो उनके रिसोर्सेज में स्किल्ड एम्प्लॉइज है ना, ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को पहले अच्छी तरीके से बनाते हैं और फिर उसको सीमलेसली इंटीग्रेट करते हैं, जिससे यूजर को एक प्रीमियम एक्सपीरियंस है और एक अच्छा एक्सपीरियंस है जो उनको बाकी के प्रोडक्ट में नहीं मिलता। तो दिस इज द यूनिक पॉइंट ऑफ एप्पल, जिसकी वजह से उन्होंने ये कोर कॉम्पिटेंसी बिल्ड की है और यूजर को एक अच्छा एक्सपीरियंस आता है। दिस गिविंग देम द कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन। तो सर बाकी के लोग क्या करते हैं, जैसे कि सैमसंग हुआ, वीवो, ओप्पो, ये सब थर्ड पार्टी का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, यानी एंड्रॉइड का ओएस यूज करते हैं। उसमें खुद के हिसाब से थोड़ा स्पेसिफिकेशन करते हैं, पर उनका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड का ही रहता है। अब यहाँ पे वो दूसरे का यूज कर रहे हैं, एप्पल खुद का बना रहे हैं, इसलिए उसका कंट्रोल ज्यादा रहता है इस पर। सेकेंड थिंग,
ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बनाना इतना कोई इजी टास्क नहीं है। बहुत ज्यादा R&D कॉस्ट पे आपको पहले तो उस पर स्पेंड करना पड़ता है। उसके स्पेंड करने के बाद भी आपको सक्सेस मिलेगा ये गारंटी नहीं रहता। जिसके सैमसंग ने एक बार ट्राई किया था, उन्होंने टाइजन ओएस करके बनाया था, जो बहुत ही लिमिटेड सक्सेसफुल हुआ, इतना कोई सक्सेसफुल हुआ नहीं, लोगों को पता भी नहीं है। सेकंड अभी जो ट्राई कर रहा है वो हुआई ट्राई कर रहा है हार्मोनी ओएस बनाने का, बट स्टिल अभी तक उसको सक्सेस नहीं मिला है। सो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बनाना इतना इजी नहीं है, और बनाने के बाद उसमें सक्सेस मिलना भी इतना इजी नहीं है। सो दिस थिंग इज वेरी हार्ड टू इमिटेट, एंड दिस यूनिक पॉइंट ऑफ एप्पल इज गिविंग देम द कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन एडवांटेज। द सेकंड पॉइंट इज कस्टमर वैल्यू। मतलब जो भी आपकी कैपेबिलिटी है ना, जिसको हम कोर कॉम्पिटेंसी बोलने वाले हैं, पहले तो ये चेक करो कि उस कैपेबिलिटी के रीजन के वजह से कस्टमर आपके प्रोडक्ट को चूज कर रहा है क्या। इट शुड बी वन ऑफ द रीजन व्हाई कस्टमर इज चूजिंग योर प्रोडक्ट। Must deliver a real benefit to the end customer. It should be one of the main reason why customer choose that company's product or service over others. यहाँ पे MCQ पॉइंट ऑफ व्यू आप एक पॉइंट को अच्छी तरीके से देखना, दिस शुड बी वन ऑफ द मेन रीजन। यही रीजन होना चाहिए कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदने का, ऐसा नहीं बोल रहा है, इट शुड बी वन ऑफ द मेन रीजन। बहुत सारे लोग एप्पल का प्रोडक्ट इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आता है, यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है और एक प्रीमियमनेस का फील आता है उनको, इसलिए वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। इट शुड बी वन ऑफ द रीजन। द थर्ड पॉइंट इज एप्लीकेशन टू अदर मार्केट्स। ये कैपेबिलिटी है ना कि आप एक यूजर एक्सपीरियंस अच्छा दे पाते हो, आप ये कैपेबिलिटी बस एक प्रोडक्ट पे मत लगाओ, ये कैपेबिलिटी आप सभी प्रोडक्ट जो आपके अंदर है ना उस पे लगाने की आपके पास ताकत होनी चाहिए। अगर वो कैपेबिलिटी आप हर प्रोडक्ट पे लगा पा रहे हो, देन हम उस कैपेबिलिटी को बोलेंगे कोर कॉम्पिटेंसी। ये सेम चीज एप्पल ने हर प्रोडक्ट पे लगाई है। आप आईफोन लो, आप आईपैड लो, मैकबुक लो, एप्पल वॉच लो, सारे में आपको यूजर एक्सपीरियंस अच्छा ही मिलेगा। So the core competency of Apple is their design and technology, the way they integrate the design and technology by which they give a better user experience. और ये उनके core competency में इसलिए आता है क्योंकि ये तीन conditions fulfill करता है। The very first one is competitive differentiation. It is unique, it is hard to imitate. The second one is customer value. It is one of the reason why customer choose the product. And the third thing, they can apply this capability to other markets. They can apply this capability to other products like iPad, like Apple Watch. So if the three above conditions are met, then the company can regard it as core competency. अब core competency के ऊपर और एक सवाल पूछा जाता है, that tell us the criteria for building a core competency. सर ये चीज और ये चीज सिमिलर ही लग रही है, इसमें फर्क क्या है? आई नो दोनों भी चीजें कोर कॉम्पिटेंसी के ऊपर ही डिस्कस कर रहे हैं, बट दोनों चीजों का व्यू पॉइंट अलग है। जब रिसर्च सीके प्रहलाद सर और गैरी हैमल ने किया था ना, उन्होंने रिसर्च किया था कि कौन से इंटरनल कैपेबिलिटी के कंपनी को हम कोर कॉम्पिटेंसी बोलेंगे, और उसके लिए उन्होंने ये 3 पॉइंट्स सजेस्ट किए, और ये रिसर्च हुआ था 1980 में। फिर आए जे बैर्नी, जिन्होंने 1981 में एक रिसर्च किया और उन्होंने कहा कि यार मुझे अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अर्न करना है, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अर्न करने के लिए मुझे कोर कॉम्पिटेंसी कैसे बिल्ड करनी चाहिए, और उसके लिए उन्होंने ये 4 पॉइंट्स दे दिए। सो यहाँ पे दोनों भी चीजें कोर कॉम्पिटेंसी के ऊपर ही डिस्कस कर रही है, बट जो सीके प्रहलाद सर और गैरी हैमल सर ने कहा है ना, उन्होंने कहा है कि कौन से इंटरनल कैपेबिलिटी को हम कोर कॉम्पिटेंसी बोलेंगे। और जो जे बैर्नी सर ने रिसर्च किया था, इन्होंने कहा कि अगर मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अर्न करना है तो उसके लिए मुझे कोर कॉम्पिटेंसी कैसे बिल्ड करनी पड़ेगी, उसके लिए उन्होंने ये 4 क्राइटेरियाज दिए हैं। सो दोनों कोर कॉम्पिटेंसी के रिगार्डिंग ही डिस्कस कर रहे हैं, बट उनका व्यू पॉइंट अलग है। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, उनको समझता नहीं है कि यार ये दोनों चीजें सेम ही बोल रहे हैं, अलग अलग क्या चीजें, वो क्लियर नहीं होता। पॉइंट्स तो आप समझ लोगे, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट क्लैरिटी होनी चाहिए जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो। सो जे बैर्नी ने दिया व्रिन फ्रेमवर्क। व्रिन में आते हैं 4 क्राइटेरियाज। द वेरी फर्स्ट वन इज वैल्यूएबल। आर मतलब रेयर, आई मतलब कॉस्टली टू इमिटेट, एंड एन मतलब नॉन सब्सटीट्यूटेबल। तो एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज वैल्यूएबल। ये कहता है कि तुम्हारी कैपेबिलिटी वैल्यूएबल होनी चाहिए, मतलब उस कैपेबिलिटी से तुम अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट उठाना चाहिए, या तो उस कैपेबिलिटी से जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में थ्रेट है ना वो अवॉइड होने चाहिए, या उस कैपेबिलिटी से तुम कस्टमर को एक बेहतर वैल्यू प्रोवाइड कर सकोगे। यूजुअली तुम कस्टमर्स को तभी, सॉरी एक टेक्निकल ग्लिच आ गया था। तो जे बैर्नी ने क्या कहा कि अगर तुम्हें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अर्न करना है तो फिर तुमने कोर कॉम्पिटेंसी को कैसे बिल्ड करना चाहिए, इसके लिए उसने व्रिन का फ्रेमवर्क दिया, और अभी हम सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज वैल्यूएबल। उसने कहा कि पहले तो ये देखो कि तुम्हारी कैपेबिलिटी वैल्यूएबल है क्या।
हम तुम्हारे कैपेबिलिटी को वैल्यूएबल तभी बोलेंगे जब उस कैपेबिलिटी से तुम अपॉर्चुनिटीज का अच्छी तरीके से फायदा उठा पाओ, यू कैन एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज, या तो उस कैपेबिलिटी से तुम एक्सटर्नल थ्रेट को कम कर सको, अवॉइड कर सको, नहीं तो उस कैपेबिलिटी से कस्टमर्स को तुम वैल्यू प्रोवाइड कर सको। यूजुअली तुम कस्टमर्स को एक बेहतर वैल्यू प्रोवाइड कर पाते हो बिकॉज ऑफ द राइट सेट ऑफ टैलेंटेड पीपल यू हैव, जो बार बार कुछ ना कुछ तो इनोवेशन लेके आते हैं, जो बार बार बाहर क्या चल रहा है, अपॉर्चुनिटी क्या है उसको समझते हैं, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ तो इनोवेशन लेके आते हैं। सो क्रिएटिंग वैल्यू फॉर द कस्टमर्स यूजिंग इट्स रिसोर्स इफेक्टिवली often depends on having the right set of talented people within the organization। सबसे पहले कंडीशन ये है कि तुम्हारी कैपेबिलिटी वैल्यूएबल होनी चाहिए, उस और तुम्हारी कैपेबिलिटी वैल्यूएबल है क्या नहीं, उसके लिए 3 कंडीशन है। चेक करो कि उससे तुम अपॉर्चुनिटीज को एक्सपेक्ट कर पाते हो क्या, नहीं तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो थ्रेट है उनको रिड्यूस कर पाते हो क्या, नहीं तो तुम कस्टमर्स को एक अच्छी तरीके से वैल्यू प्रोवाइड कर पाते हो क्या। फिर वैल्यूएबल से बस काम नहीं होने वाला, तुम्हारी कैपेबिलिटी रेयर भी होनी चाहिए। अगर तुम्हारी जैसी कैपेबिलिटी सभी कॉम्पिटिटर के पास है तो मेरे भाई तुम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे अर्न कर पाओगे। यहाँ पे हमारा पॉइंट है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे अर्न करना है। सो सेकंड थिंग, इट शुड बी रेयर। अ कैपेबिलिटी इज रेयर इफ वेरी फ्यू कॉम्पिटिटर्स possess it. If many firms have it, it cannot be a source of advantage. Third thing, it should be a very costly to imitate. अगर तुम्हारी जैसी कैपेबिलिटी मेरे को खुद को बिल्ड करनी है तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसे लगने चाहिए, और अगर पैसे भी लग गए तो भाई उससे मुझे सक्सेस मिलने के लिए और ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। जैसे कि अभी आपने ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का एग्जांपल लिया था एप्पल का, बहुत सारे कंपनीज ट्राई कर रहे हैं बट स्टिल वो सक्सेस नहीं अर्न कर पा रहे, बहुत सारे कंपनीज तो ट्राई नहीं कर रहे और जो ट्राई कर रहे हैं वो भी सक्सेस अर्न नहीं कर पा रहे। सो इट इज़ वेरी कॉस्टली टू इमिटेट। अ कैपेबिलिटी इज कॉस्टली टू इमिटेट इफ कॉम्पिटिटर्स find it hard or expensive to develop. Some processes like R&D, organizational culture take time and experience. And the fourth point is non-substitutable. अब ये जो 4 क्राइटेरिया दिए थे ना, ये 1981 में दिए थे जे बैडनी ने, तो तब नॉन सब्सटीट्यूटेबल का पॉइंट रिलेवेंट था क्योंकि इतने प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं थे, इतना कंपटीशन टाइट नहीं था। अब इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, इतने ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है कि हर चीज़ का कहीं ना कहीं सब्सटीट्यूट अवेलेबल है। तो अब के कंडीशन के हिसाब से ये पॉइंट इतना रिलेवेंट नहीं है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये चारों पॉइंट्स आपको कोट करने हैं, मैंने जस्ट आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल दिया। तो नॉन सब्सटीट्यूटेबल में क्या आता है, अ कैपेबिलिटी इज नॉन सब्सटीट्यूटेबल इफ देयर इज नो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी कैन प्रोवाइड द सेम वैल्यू और देयर इज नो इजी और इफेक्टिव सब्सटीट्यूट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजी और इम्पैक्ट। ये 4 कंडीशंस जे बैर्नी ने कहे। अ कैपेबिलिटी बिकम्स कोर कॉम्पिटेंसी ओनली व्हेन इट्स वैल्यूएबल, रेयर, costly to imitate and non-substitutable. These collectively will provide you the competitive advantage. तो भाई ये 4 क्राइटेरिया से आपको competitive advantage होगा, बट इसमें और एक चीज है जो बोलता है कि अगर आपको ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को ना सस्टेन रखना है, अगर आपको ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का बेनिफिट एक लॉन्गर पीरियड के लिए उठाना है, तब आपके रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज कैसी होनी चाहिए, तब आपकी कोर कॉम्पिटेंसी कैसी होनी चाहिए, उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स दिए। सर इधर से तीनों कंफ्यूज हो रहा है, मतलब ऐसा कौन क्या, एक बार फिर से बताओगे क्या? बताऊंगा ना, SM एक्सक्लूसिव में आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। ये मे भी आप कोई चीज़ें बताएगा नहीं, मे भी आप जब पढ़ते जाओगे आपको लगेगा कि यार ये तो सेम चीज़ बोल रही है, इसका फर्क क्या है, इसका डिस्टिंक्शन क्या है। थोड़ा सा एकदम थिन लाइन का डिस्टिंक्शन है, मैं आपको बताता हूँ, मतलब आपके दिमाग में ये चीज़ एकदम क्लियरली हो जाए। और कैसा है, ICAI कभी भी ये चीज़ों के रिगार्डिंग भी थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के आपको पूछ सकता है, इसलिए ये डिस्टिंक्शन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको ये डिस्टिंक्शन अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो जो CK प्रहलाद और गैरी हैमल ने जो 3 कंडीशंस दिए ना, वो 3 कंडीशंस बोल रही है कि कौन से इंटरनल कैपेबिलिटी की कंपनी को हम बोलेंगे कोर कॉम्पिटेंसी। अगर कंपनी के इंटरनल कैपेबिलिटी ये 3 कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो उसको हम बोलेंगे कोर कॉम्पिटेंसी। जो ब्रीन फ्रेमवर्क दिया था जे बैर्नी ने, जो 4 क्राइटेरियाज दिए हैं, उन्होंने कहा है कि अगर मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अर्न करना है तो उसके लिए मुझे कोर कॉम्पिटेंसी कैसी बिल्ड करनी चाहिए। और जो तीसरा है, जो अभी हम पॉइंट पढ़ने वाले, ड्यूरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, और जो 2 पॉइंट्स है, वो कहते हैं कि अगर तुम्हें ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को सस्टेन रखना है, एक बहुत ज्यादा पीरियड के लिए उसका एडवांटेज उठाना है, तब तुम्हारे रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए उसके रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले। सो हियर वी चेक हाउ स्टेबल और डिफेंसिव आर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विल बी बेस्ड अपॉन आर रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। ठीक है, बहुत ही थिन लाइन का डिफरेंस है। और इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस भी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको कैसे समझना है कि आपको तीनों में से कौन से पॉइंट कोट करने हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले। पहले ये 4 पॉइंट्स को समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस पे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इज ड्यूरेबिलिटी। मतलब
तुम्हारे रिसोर्सेस और कैपेबिलिटीज है ना, वो तुरंत डिटोरिएट नहीं होने चाहिए, वो तुरंत ऑब्सोलीट नहीं होने चाहिए। अगर तुम्हारे रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज ऐसे हैं जो तुरंत डिटोरिएट हो पा रहे हैं, तुम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फिर बहुत समय के लिए नहीं अर्न कर पाओगे, वो तुम कम समय के लिए अर्न कर पाओगे। सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट योर रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज शुड बी ड्यूरेबल। अगर वो ड्यूरेबल है मतलब वो तुम ज्यादा टाइम के लिए उसका बेनिफिट उठा पाओगे। अगर वो तुरंत ऑब्सोलीट होने वाले हैं, अगर वो तुरंत डिटोरिएट हो सकते हैं, देन ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तुम ज्यादा टाइम के लिए नहीं उठा पाओगे। सेकेंड थिंग इज ट्रांसफरेबिलिटी। मतलब यहाँ पे चेक करो कि जो भी रिसोर्सेज तुम्हारे पास है ना, क्या रिसोर्सेज ऐसी रिसोर्सेज तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स ले सकता है क्या। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास ना जो रॉ मटेरियल आ रहा था ना, वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का था और ये रॉ मटेरियल वेंडर बस तुम्हें ही देता था, जिसकी वजह से तुम्हारा फिनिश कुछ अच्छा बनता था और तुम्हें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अर्न हो पाता था। अब सब वेंडर ने क्या किया, यही रॉ मटेरियल दूसरों को देना चालू कर दिया। अब वेंडर इजीली अगर वो दूसरों को दे पा रहा है तो वो भी मेरे टाइप जैसा प्रोडक्ट बना पाएगा। तो यहाँ पे मेरी रिसोर्सेज का जो बेनिफिट है ना, ये ट्रांसफरेबल है। सो हाउ इजीली राइवल्स कैन एक्सेस और एक्वायर द सेम रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज। इफ रिसोर्सेज आर इजीली ट्रांसफर देन द एडवांटेज इज लेस सस्टेनेबल। ठीक है, अगर वो ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है, अपने वेंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि भाई तू देगा तो मुझे ही देगा, तुझे मैं थोड़ा प्रीमियम देता हूँ पर मुझे ही दे, बाकी किसी को मत दे, तो वो ट्रांसफर तो नहीं कर पा रहे। बट क्या तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स ऐसे रिसोर्सेज को इमिटेट कर सकते हैं। ठीक है, वो वेंडर से नहीं उठा पा रहे, बट अगर तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स को वो खुद से रिसोर्सेज को बिल्ड करना है तो उसको कितना टाइम लगेगा। अगर ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है देन अच्छा पॉइंट है, देन उसको जितना टाइम लगेगा ना वो रिसोर्सेज को बिल्ड करने के लिए, तब तक तुम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से अच्छा खासा, तब तक तुम इन रिसोर्सेज से अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकोगे। हाउ इजीली एंड क्विकली कॉम्पिटिटर्स कैन इमिटेट और रिक्रिएट द रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी। अगर इसमें टाइम लग रहा है तो तुम्हारे लिए फायदे का है, फिर तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सस्टेनेबल है। बट अगर वो तुरंत बना पा रहा है देन माय फ्रेंड योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज नॉट सस्टेनेबल। एंड द फोर्थ पॉइंट इज अप्रोप्रिएबिलिटी। मतलब who gets the return or rewards from the resources और कैपेबिलिटीज। मतलब जिन्होंने तुम्हें हेल्प किया ना, जिन्होंने तुम्हारे एम्प्लॉइज जिन्होंने तुम्हें हेल्प किया है ये कोर कॉम्पिटेंसी बिल्ड करने में, जब तुम्हें ये कोर कॉम्पिटेंसी का फायदा हो रहा है, क्या तुम वो फायदा में से उनको थोड़ा शेयर दे रहे हो क्या। मान लो कि तुम्हारे एम्प्लॉइज ने बहुत मेहनत की और उन्होंने कोर कॉम्पिटेंसी बिल्ड की जिससे कंपनी को फायदा हो रहा है, बट जब कंपनी को फायदा हो रहा है तब तुमने सही से तुम्हारे एम्प्लॉइज को बोनस नहीं दिया, तुमने सही से इंसेंटिव से उनको रिवॉर्ड नहीं किया, तो क्या वो एम्प्लॉइज तुम्हारी कंपनी में रहेंगे। वो डेफिनेटली वो कंपनी छोड़ के चले जाएंगे। तो जिन एम्प्लॉइज ने तुम्हें कोर कॉम्पिटेंसी बिल्ड करने में मदद की, अगर वही एम्प्लॉइज तुम्हारी कंपनी में नहीं रहेंगे तो फिर तुम आगे कोर कॉम्पिटेंसी को कैसे सस्टेन रख पाओगे, तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को कैसे सस्टेन रख पाओगे, अलग अलग इनोवेशन कैसे लेके आ पाओगे। सो मेक श्योर दैट the returns and rewards get sufficiently provided to the employees who are helping you to build this core competency. So appropriability में हम देखते हैं कि who gets the return or rewards from the resources और capabilities. तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं जो बताते हैं कि तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कितना सस्टेनेबल है। ठीक है, इसके लिए निमोनिक क्या है, डीटी में एआई का यूज करो। क्या है, डीटी में एआई का यूज करो। डी मतलब ड्यूरेबिलिटी, टी मतलब ट्रांसफरेबिलिटी, ए मतलब अप्रोप्रिएबिलिटी और आई मतलब इमिटेबिलिटी। इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। अब जो सबसे पहला जो क्वेश्चन था ना, जो सीके प्रहलाद और गैरी हैमल के 3 कंडीशंस थे, यहाँ पे जो क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं ना, वो डायरेक्टली आपको नाम मेंशन करेंगे कि सीके प्रहलाद और गैरी हैमल के बारे में बताओ, नहीं तो ऐसे 3 पॉइंट्स कोट कर देंगे, कंप्यूटर डिफरेंशिएशन, कस्टमर वैल्यू, एप्लीकेशन टू अदर मार्केट्स। मतलब आपको समझेगा कि आपको कौन से पॉइंट्स कोट करने हैं। सो मेजर कोर कॉम्पिटेंसीज आर आइडेंटिफाइड इन 3 एरियाज. The first one is competitor differentiation, second one is customer value and third one is application to other markets और discuss. तो यहाँ पे आपको सीके प्रहलाद और गैरी हैमल का नाम मेंशन करना है और फिर ये 3 पॉइंट्स आपको कोट करने हैं. सेकेंड चीज, अगर उसको वो 4 जो क्राइटेरिया है ना, जो ब्रिन फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो फिर वो कैसे पूछते हैं, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है. देयर आर 4 स्पेसिफिक क्राइटेरिया ऑफ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. देखो 4 मतलब ब्रिन फ्रेमवर्क that firm can use to determine those capabilities that are known as core competency. तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे बोल दिया है 4 स्पेसिफिक क्राइटेरिया. 4 स्पेसिफिक क्राइटेरिया मतलब वो 4 क्राइटेरिया विदिन फ्रेमवर्क. फिर तीसरा, ये भी पीवाईक्यू में अभी एकदम ताजा ताजा पूछा था.
In order to get performance and sustainable competitive advantage, a company has to focus on characteristics of its resources and capability. In the view of this, explain the major characteristics of resources and capabilities. जब वो क्वेश्चन में characteristics मेंशन कर रहा है, tell us the characteristics of resources and capabilities जिससे sustainable competitive advantage हो. मतलब वो 4 पॉइंट्स के रिगार्डिंग डिस्कस कर रहा है, ड्यूरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, इमिटेबिलिटी एंड अप्रोप्रिएबिलिटी. तो आपको ये 4 पॉइंट्स कोट करके आने हैं. ठीक है, अभी ये सारी चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ लो, क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझो. अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज बोल रहा है तो फिर ये 4 पॉइंट्स आपको कोट करना है. अगर वो 4 स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी टू हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अगर ऐसा बोल रहा है तो फिर आपको विदिन फ्रेमवर्क के 4 पॉइंट्स लिखने हैं. और अगर उसने सीके प्रहलाद गैरी हैमल का नाम मेंशन किया है तो 3 कंडीशंस, नहीं तो अगर उसने स्ट्रेट अवे 3 पॉइंट्स दिए तो फिर वो 3 कंडीशंस के ऊपर आपको आंसर लिखना है. कोई भी कंफ्यूजन आपको अभी नहीं होना चाहिए. ठीक है, पढ़ लो अभी. चलो पढ़ लिया. आते हैं अभी स्वॉट एनालिसिस के ऊपर और उसके बाद हम आएंगे हमारे लास्ट टॉपिक. स्वॉट एनालिसिस बहुत इजी कंसेप्ट है, सिंपल कंसेप्ट है, क्विकली देखेंगे. ठीक है, स्वॉट एनालिसिस यानी क्या? स्वॉट एनालिसिस बोलता है कि तुम ना कंपनी के पहले स्ट्रेंथ्स को समझो, कंपनी के वीकनेसेस को समझो और कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है वो देखो और थ्रेट्स क्या है वो देखो. और तुम्हारा काम ये है कि कंपनी के जो स्ट्रेंथ्स है उससे तुम अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाओ और जो थ्रेट और वीकनेसेस है उनको कम करो. So SWOT analysis is a widely used tool that helps businesses assess their strengths, weaknesses, opportunities, and threats to support informed decision making. Here, the goal is to leverage the strengths and opportunities to address weakness and threat. Usually, ये use किया जाता है at the time of launching initiatives, at the time of changing plans और improving internal policies. देखने के लिए कि यार मेरे कंपनी में अभी स्ट्रेंथ क्या है, बाहर क्या अपॉर्चुनिटीज है, बाहर थ्रेट्स क्या है, उसके हिसाब से तुम कंपनी के पॉलिसीज प्लान्स चेंज करोगे. ठीक है. So the key reasons for conducting SWOT analysis are: it provides a logical framework, presents a comparative account, and it guides the strategist in strategy identification. पर इसके लिमिटेशन भी है. लिमिटेशन ये है कि तुम ना SWOT एनालिसिस में थ्रेट में बस कॉम्पिटिटर को रख रहे हो बट तुम कॉम्पिटिटर को एनालाइज नहीं कर रहे हो. मैं थ्रेट में बस कॉम्पिटिटर को रखा कि यार मेरा ना ये न्यू एंट्रेंट है, ये थ्रेट है, बट तुमने बस उसको थ्रेट में रख के तुम्हारा काम नहीं होने वाला ना. तुमने उसको एनालाइज करना चाहिए कि वो क्या अलग दे रहा है, वो कौन से टारगेट ग्रुप को एक्वायर करने का सोच रहा है, वो क्या क्या चीज़ें वो नहीं दे रहा है. ये सारी चीज़ें तुमको समझनी चाहिए. So a key criticism in SWOT is like it lack competitive context. Hence, organization must consider external factors and competitors while using it. But this SWOT analysis is a starting point of strategic analysis. MCQ point of view important. ठीक है, बहुत ही बेसिक है, देख लो एक बार. अभी हम आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर जिसके ऊपर ICAI बहुत 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 ज्यादा क्वेश्चन पूछती है. मॉड्यूल में भी इसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कवर किए गए हैं और इसके ऊपर ना जो आते हैं क्वेश्चंस वो केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, समझते हैं अच्छे से. अभी माइकल पोर्टर ने 3 ऐसे जेनेरिक स्ट्रेटजीज दिए. जेनेरिक स्ट्रेटजीज यानी ऐसे स्ट्रेटजीज जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस में लगा सकता है. मतलब आप प्रॉफिट मेकिंग हो तभी भी आप लगा सकते हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो तभी भी लगा सकते हो, या आपका बिजनेस छोटा है बड़ा है कुछ भी हो. ये जेनेरिक स्ट्रेटजीज है जो सभी बिजनेसेस अपने बिजनेस में लगा सकते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहली स्ट्रेटजी दी माइकल पोर्टर ने, वो थी कॉस्ट लीडरशिप. नाम क्या है? कॉस्ट लीडरशिप. मतलब आपको आपकी प्रोडक्ट्स को सबसे कम से कम कॉस्ट में बनाना है. बट कम से कम कॉस्ट में बनाना है इसका मतलब ये नहीं कि आप कैसे भी मटेरियल को यूज करो. आपको एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाना है बट वो कम से कम कॉस्ट में बनाना है, उसका पर यूनिट कॉस्ट कम रहे. ऐसे कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी आप यूजुअली उन गुड्स पे लगाते हो, उन प्रोडक्ट्स पे लगाते हो जहां पे कस्टमर प्राइस सेंसिटिव है. प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स मतलब उनको ना ये प्रोडक्ट अगर उतने ही प्राइस रेंज में मिल रहा है तो वो खरीदेंगे, अगर उससे ज़्यादा प्राइस रेंज में मिल रहा है तो वो स्किप करते हैं, वो खरीदते नहीं. जैसे कि मान लो अभी आपको ना पेन्स बहुत यूज़ होते हैं, पेन का आप यूज़ बहुत करते हो, आपके लिए पेंसिल इतना रिक्वायरमेंट नहीं है बट स्टिल आपको मूड हो गया कि यार पेंसिल खरीद लेते हैं. तो आप एक शॉप पे गए और कहा कि यार 5 रुपये की पेंसिल दे दो, और उसने कहा कि 5 रुपये की पेंसिल अभी नहीं आती, अभी पेंसिल 20 रुपये की आती है. देन यू विल थिंक दैट यार वैसे भी मुझे इतना यूज़ नहीं होता, आई विल स्किप, आई विल नॉट बाई इट. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कस्टमर ने अपना डिसीजन चेंज किया बिकॉज इट वाज नॉट एट देयर प्राइस रेंज. तो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स यानी अगर उनको प्रोडक्ट उस प्राइस रेंज में मिल रहा है तभी वो प्रोडक्ट को बाय करेंगे, अगर उस प्राइस रेंज से ज्यादा प्राइस में जा रहा है देन दे स्किप द डिसीजन. सो माइकल पोर्टर ने कहा कि प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स
जिस जिस प्रोडक्ट्स के लिए रहते हैं ना, उन प्रोडक्ट के लिए आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी फॉलो करो। मतलब अगर आपका कॉस्ट कम रहेगा ना, तब आप प्राइस भी उनके प्राइस रेंज के हिसाब से कोट कर सकोगे और कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। सेकंड है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यानी कुछ ना कुछ तो तुम यूनिक प्रोडक्ट दो, कुछ ना कुछ तो यूनिक सर्विसेज दो अपने प्रोडक्ट में, जिससे कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड हो। ऑफरिंग यूनिक प्रोडक्ट और सर्विसेज इंडस्ट्री और सर्विसेज विच आर वैल्यूड ओवर द इंडस्ट्री। एंड यूजुअली ये तुम उन प्रोडक्ट्स पे अप्लाई करो जहां पे कस्टमर्स प्राइस इनसेंसिटिव है। मतलब यहाँ पे कस्टमर की कोई प्राइस रेंज नहीं है, अगर उससे ज्यादा भी रहा तो भी वो प्रोडक्ट को खरीदेगा, बिकॉज ही और शी नोज बिकॉज देयर आर सम यूनिक क्वालिटी इन दिस प्रोडक्ट विच आर बेनिफिशियल फॉर देम। जैसे कि अभी आईफोन 17 का लॉन्च हुआ, आईफोन 17 भाई 1.5 लाख रुपए कोट कर दिया था, बट फिर भी लोगों की लाइन लगी थी वो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। अगर वो 1.5 लाख का 1,70,000 भी करता था, 1,80,000 भी करता था, फिर भी लोग खरीदते थे। सो हियर द कस्टमर आर प्राइस इनसेंसिटिव, उनको बस वो यूनिक क्वालिटी देख रहे हैं, वो प्राइस देख ही नहीं रहे। सो अगर कस्टमर्स ऐसा है कि प्राइस इनसेंसिटिव है, तब आप डिफरेंशिएशन करने का ट्राई करो। और तीसरा स्ट्रेटेजी है फोकस स्ट्रेटेजी। मतलब यहाँ पे आप पूरे मार्केट पे ध्यान मत दो, आप एक नीश मार्केट पे ध्यान दो जहां पे कॉम्पिटिटर कम है। वो नीश मार्केट पे देखो कि आप अपना प्रोडक्ट कैसे बिल्ड कर सकते हो, उनकी नीड्स को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हो। सो फोकस स्ट्रेटेजी फोकसेस ऑन पर्टिकुलर नीश। हियर यू विल बी सर्विंग स्मॉल स्पेसिफिक कस्टमर्स ग्रुप बाय केटरिंग टू देयर स्पेसिफिक नीड्स और टेस्ट। उनको कैसा चाहिए उनके हिसाब से प्रोडक्ट बनाओ, इसको कहते हैं हम फोकस स्ट्रेटेजी। अब ये 3 स्ट्रेटेजी को हम डिटेल में समझने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। तो कॉस्ट लीडरशिप में हम क्या करते हैं, हियर आवर एम इज टू बिकम द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर इन द ब्रॉड मास मार्केट। ये हम अचीव कर पाते हैं बाय डूइंग कॉस्ट रिडक्शन इन द एरियाज लाइक प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज एंड ओवरहेड। नहीं तो तुम कॉस्ट एडवांटेज का बेनिफिट अर्न कर सकते हो बाय डूइंग फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन यानी क्या, मान लो कि तुम्हारी एक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है और मैन्युफैक्चरर से होलसेलर को जा रहा है, होलसेलर को रिटेलर से जा रहा है। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में क्या होता है, तुमने खुद के रिटेल आउटलेट्स डालना चालू कर दिए, जिससे तुम अभी तुम्हारे प्रोडक्ट को बेच रहे हो। इससे फायदा क्या होता है कि पहले तुम होलसेलर को देते थे, रिटेलर को देते थे, तो इनको थोड़ा थोड़ा मार्जिन भी देना पड़ता है। अब ये मार्जिन देना नहीं है क्योंकि अभी मेरा ही आउटलेट होने वाला है, तो मार्जिन में मैं सेव कर सकता हूँ, मेरा कॉस्ट कम हो जाएगा। ये होता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। इसको हम डिटेल में चैप्टर नंबर 4 में सीखने वाले हैं, बट जब तुम आगे जाते हो अपने वैल्यू चेन में, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। बट बैकवर्ड इंटीग्रेशन यानी जब तुम तुम्हारे वैल्यू चेन में पीछे जाते हो, तुम्हारे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, तुम रॉ मटेरियल एक वेंडर से खरीदते हो, अब तुमने क्या किया, वो रॉ मटेरियल खुद ही प्रोड्यूस करना चालू किया। इसके वजह से तुम्हारा भी कॉस्ट कम आएगा, बिकॉज पहले जो वेंडर तुम्हें माल देता था वो उसका कुछ ना कुछ तो मार्जिन रहता होगा ना, अब वो मार्जिन तुम्हें नहीं लग रहा है, तुम्हारा कॉस्ट कम हो जाएगा। ये होता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन से। और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन यानी तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, तुम्हारी जैसी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और किसी के है क्या, उसको तुम एक्वायर करते हो, उसके साथ जॉइंट वेंचर में आते हो और फिर तुम काम करते हो। इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। इससे फायदा ये होता है कि अभी तुम्हारी दोनों की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक साथ आएगी, जिससे तुम्हें सिनर्जी बेनिफिट होगा। दिस क्रिएट्स अ सिनर्जी बेनिफिट्स बाय शेयरिंग रिसोर्सेज, नॉलेज एंड cost internally. A successful cost leadership strategy reflects high efficiency, tight cost control, minimum waste, budget discipline and strong employee participation. ये मुझे ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट किसी के साथ तो क्लब करके पूछेंगे। जैसे कि अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी बताओ, और उसी के साथ पूछेंगे व्हाट शुड बी द सक्सेसफुल कॉस्ट लीडरशिप कल्चर। मतलब एक सक्सेसफुल कॉस्ट लीडरशिप का कल्चर आपको बिल्ड करना है, तो फिर उसमें कौन से क्राइटेरिया होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि वो क्लब करके पूछने वाले हैं। फिर से एक बार देखते हैं। अ सक्सेसफुल कॉस्ट लीडरशिप कल्चर रिफ्लेक्ट्स हाई एफिशिएंसी, सेकंड tight cost control, third minimum waste, fourth budget discipline, and the fifth one is strong employee participation in cost efforts. ये स्ट्रेटेजी अच्छे से तभी काम करती है जब कस्टमर्स प्राइस सेंसिटिव हो। सेकंड थिंग, देयर आर वेरी फ्यू वेज टू डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट। भाई तुम पेंसिल में क्या डिफरेंशिएशन लेके आओगे, पेंसिल्स का तुम लीड पेंसिल कर सकते हो, उससे ज्यादा क्या डिफरेंशिएट कर पाओगे। जब डिफरेंशिएशन के लिए तुम्हारे पास वेज अवेलेबल नहीं है ना, तो फिर तुम कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी पे ध्यान दो। एंड तीसरा, बायर डोंट केयर अबाउट द ब्रांड डिफरेंसेस। बायर को फर्क नहीं पड़ता यार, उसको पेंसिल चाहिए, उसको 5 रुपए की पेंसिल चाहिए, वो नटराज की अप्सरा की, उसको फर्क नहीं पड़ता। सो हियर अगर ये स्ट्रैटेजी तभी अच्छी तरीके से काम कर पाती है जब कस्टमर्स प्राइस सेंसिटिव हो। सेकंड, देयर आर वेरी फ्यू वेज टू डिफरेंशिएट, एंड थर्ड थिंग इज बायर डोंट केयर अबाउट ब्रांड डिफरेंशिएशन।
Here the important cost elements that influence the strategy include first thing economies of scale. अगर तुम economies of scale achieve कर पा रहे हो तभी तुम लो कॉस्ट पे गुड्स को प्रोड्यूस कर पाओगे. लर्निंग कर्व जो हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा था, एक्सपीरियंस कर्व जो तुम्हें थोड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद अचीव होना जाता है और फिर तब तुम गुड्स को लो पर यूनिट कॉस्ट पे बना पाते हो. देन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, पूरे कैपेसिटी को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करो, तुम्हें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा होगा. नहीं तो सप्लायर लिंकेजेस, यानी सप्लायर के साथ अच्छी तरीके से कोलैबोरेट करो. उसके साथ कोलैबोरेशन से अच्छी डील क्रैक करो कि भाई इतने इतने कम प्राइस पे मुझे देना, मुझे इतने इतना माल लगने वाला है. सप्लायर के साथ अच्छी तरीके से कोलैबोरेट करो, जिसको बोला जाता है सप्लायर लिंकेजेस. नाउ सर, हाउ टू अचीव दिस कॉस्ट लीडरशिप? To achieve this cost leadership, you should have to take these following actions. सबसे पहला, promptly forecast the demand which is required for your product or services. Because देखो कॉस्ट लीडरशिप में ना आपको आपके कैपेबिलिटी का अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन करना है. तो उसके लिए आपको पता रहना चाहिए कि कितने गुड्स बनाने हैं. बिकॉज अगर आपने ज़्यादा गुड्स बना लिए तो फिर ओवर स्टॉक इसमें आपके कैश ब्लॉक हो जाएगा और अननेसेसरी आपको स्टोरेज कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा. तो सबसे पहले आप देखो कि आपको डिमांड कितनी है, उसके हिसाब से रिसोर्सेज को लो और उन रिसोर्सेज को फिर ऑप्टिमम यूटिलाइज करो, जिससे आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो पाएगा और आप गुड्स को लो पर यूनिट कॉस्ट में बना पाओगे. यहाँ पे इंश्योर करो कि तुम स्टैंडर्ड गुड्स बना पा रहे हो. बिकॉज जब स्टैंडर्ड गुड्स बना पा रहे हो ना, तब लर्निंग कर्व अच्छे से हो पाता है, लर्निंग कर्व तुरंत अचीव हो पाता है. सो स्टैंडर्ड गुड्स बनाओ और आप इन्वेस्ट करो कॉस्ट सेविंग टेक्निक्स पे, where you use advanced technology for smart efficient working. And the sixth point is resistance to differentiation till it becomes essential. यहाँ पे कैसा होता है पता है क्या? क्योंकि अगर आप कुछ तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर लेके आओगे तब आपको प्राइस भी ज़्यादा कोट करना पड़ेगा. आपके कस्टमर्स प्राइस सेंसिटिव है, अगर उनको उस प्रोडक्ट से ज़्यादा प्राइस में मिल रहा है तो वो खरीदेंगे नहीं. इसलिए डिफरेंशिएशन के लिए रेजिस्ट करो until and unless it is very much essential for you. To achieve cost leadership, the very first point is promptly forecast what is your demand for the product. फिर उसके हिसाब से रिसोर्सेज लो, उनको ऑप्टिमम यूटिलाइज करो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट अचीव करो जिससे आपका लो पर यूनिट कॉस्ट अचीव हो. देन स्टैंडर्ड गुड्स बनाओ जिससे लर्निंग कर्व का इफेक्ट आपको जल्दी मिले. इन्वेस्ट करो कॉस्ट सेविंग टेक्निक्स में और डिफरेंशिएशन पे जाओ मत अनलेस एंड अनटिल इट इज वेरी मच इसेंशियल. तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने हैं इन अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट. फिर हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये स्ट्रेटेजी माइकल पोल्टर ने दिया था. माइकल पोल्टर ने उसी के साथ 5 कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स भी आपको बताए थे चैप्टर नंबर 2 में, जहाँ पे उसने कहा था कि इंडस्ट्री में कौन से 5 कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स रहते हैं. तो माइकल पोल्टर ने ये एडवांटेजेस ऐसे दिए कि अगर तुम कॉस्ट लीडरशिप का स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो ना, तो ये जो 5 कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स है ये तुम्हें कैसे कम लगेंगे. सबसे पहला है राइवलरी. अगर तुम कॉस्ट लीडरशिप की स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो तो वैसे ही तुम गुड्स को सबसे कम कॉस्ट में बना पा रहे हो. तो राइवलरी ने, तो तुम्हारे राइवल्स ने प्राइस वॉर चालू भी कर दिया, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? तुम गुड्स को 8 रुपए में बना रहे हो, तुम्हारा राइवल गुड्स को 13 रुपए में बना रहा है. मान लो कि उसने प्राइस वॉर चालू किया और उसने गुड्स को 10 रुपए में बेचना चालू कर दिया. भाई अगर वो 10 रुपए में बेच रहा है तो उसके लिए 3 रुपए का लॉस है, बट तुम्हारे लिए 2 रुपए का फायदा ही तो है. So the cost leader can keep prices low and still earn profits, making it difficult for the competitors to match or survive a price war. Second is buyer's bargaining power. अरे यार यहाँ पे बायर तुम्हारे साथ ज्यादा बार्गेनिंग ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसको तुम्हारे से गुड्स जो मिल रहे हैं ना वो सबसे कम प्राइस में मिल रहा है. Buyers have less power to demand lower prices or better deals because the cost leader already offer the goods at lower prices. Then the bargaining power of supplier. यहाँ पे कैसे होता है, अगर सप्लायर ने ज्यादा प्राइस कोट कर दिया तब आप उसको एडजस्ट कर सकते हो आपके कॉम्पिटिटर्स से कंपैरेटिवली, क्योंकि आप आपके गुड्स को 8 रुपए में बना रहे हो, आपके कॉम्पिटिटर्स 13 रुपए में बना रहे हैं और उसका प्राइस मार्केट में 15 रुपीज है. अगर सप्लायर ने 2 रुपए से कीमत बढ़ा दिया तो आप 10 रुपए में बना के मार्जिन अच्छी तरीके से कवर कर पाओगे कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स. डेफिनेटली अगर ज्यादा ही प्राइस बढ़ गया तो आपको प्राइस चेंज करना पड़ेगा, बट अगर थोड़ा ही प्राइस बढ़ रहा है स्टिल आप उतने ही प्राइस में अपना मार्जिन अच्छी तरीके से अर्न कर सकते हो. सो द फर्म कैन एब्जॉर्ब इंक्रीज इन इनपुट कॉस्ट without drastically increasing its own prices because comparatively तुमने cost leadership position achieve की है, तुम्हें cost produce करने का कम लग रहा है compared to your competitors. The fourth one is new entrant.
भाई मैं सबसे कम कॉस्ट में बना पा रहा हूँ बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस कर्व का बेनिफिट हो रहा है, बिकॉज मुझे इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट हो रहा है। क्या ये न्यू एंट्रेंट तुरंत अचीव कर पाएगा क्या? डेफिनेटली नॉट। New firms find it hard to match the cost efficiency and the low prices of the cost leader. And the fourth thing is substitute products. यहाँ पे मैं कम प्राइस में अपने प्रोडक्ट को बना पा रहा हूँ, तो अगर मेरे सब्सिट्यूट कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो भी कम प्राइस में अपने गुड्स को बेच रहा है, तो फिर मैं भी ट्राई करूंगा कि उतने प्राइस में अपने गुड्स को बेचूं, या जो भी मुझे फायदा हो रहा है ना, मैं उसको इन्वेस्ट करूंगा इन सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स। The cost leader can reduce the price further or invest in substitute products itself to prevent customer switching. So ये 5 एडवांटेज होते हैं, याद रखने के लिए बहुत इजी है, क्योंकि 5 कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स जो के पॉइंट्स है ना, उसी पॉइंट्स को आपको कोट करना है और उसके हिसाब से जो जो बेनिफिट हो रहा है आपको वो मेंशन करना है। ठीक है। अब जैसे एडवांटेजेस रहते हैं वैसे उसके डिसएडवांटेजेस पे रहते हैं। डिसएडवांटेजेस में वो कॉमन पॉइंट कि आपको जो फायदा हो रहा है वो आपके कॉम्पिटिटर्स इमिटेट कर सकते हैं। कॉस्ट एडवांटेज मे नॉट लास्ट लॉन्ग एज कॉम्पिटिटर्स में इमिटेट कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक। द सेकंड पॉइंट इज कॉस्ट लीडरशिप कैन सक्सीड ओनली इफ द फर्म कैन अचीव हायर सेल्स वॉल्यूम। देखो, कॉस्ट लीडरशिप के पोजीशन में आप गुड्स को कम कॉस्ट में गुड्स को बना पा रहे हो, आप प्राइस भी कम कोट कर रहे हो, तो आपको जो मार्जिन है ना वो बहुत कम है। अब इस मार्जिन से आपको फायदा तभी होगा जब आपका ज्यादा सेल्स वॉल्यूम होगा, तभी आप एक ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। थर्ड थिंग इज कॉस्ट लीडर्स टेंड टू कीप देयर कॉस्ट लो बाय मिनिमाइजिंग द कॉस्ट। मतलब कॉस्ट लीडर्स बार बार क्या करते हैं कि यार अब हमको ना कॉस्ट कम करना है, कॉस्ट कम करना है, उसकी वजह से वो एडवर्टीजमेंट में स्पेंड नहीं करते, उसकी वजह से R&D में स्पेंड नहीं करते। अब इसमें दिक्कत ये आता है कि आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हो जाएगा पर आपकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पे इफेक्ट आएगा। Cost leaders tend to keep their cost low by minimizing cost of advertising, market research, and R&D. But this approach can prove to be expensive in long run. And the fourth and the most important point is technological advancement areas are a great threat to the cost leaders. बिकॉज आपने देखा कि कॉस्ट लीडर्स क्या करते हैं, मार्केटिंग में कम स्पेंड करते हैं, R&D में कम स्पेंड करते हैं, फिर वो डिफरेंशिएशन कुछ ना कुछ तो लेके नहीं आते। तो अगर टेक्नोलॉजी में ऐसा कुछ तो चेंज आ गया और आपने आपके गुड्स को इतना कुछ टेक्नोलॉजिकली नया नहीं बनाया है, तो माय फ्रेंड your goods have a chance that it can become obsolete. So technological advancement areas are a greater threat to cost leaders because आपने अब तक कुछ R&D में स्पेंड ही नहीं किया है, आप बस कॉस्ट कटिंग पे ही ध्यान दे रहे हो। और टेक्नोलॉजी में अगर ऐसा कुछ तो चेंज आ गया तो आपको उसके हिसाब से प्रोडक्ट को इक्विप तो बनाना पड़ेगा, जिसके लिए टाइम लगेगा। यस और नो? सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज अ ग्रेटर थ्रेट टू कॉस्ट लीडर्स। डिसएडवांटेजेस 4 है। सबसे पहला कि तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कोई तो कॉपी कर सकता है। सेकंड कि तुम्हारा मार्जिन बहुत कम है, इसलिए तुम्हारा सेल्स वॉल्यूम ज्यादा रखना पड़ेगा, तभी तुम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाओगे। थर्ड थिंग इज अगर तुम R&D में स्पेंड नहीं कर रहे हो, मार्केटिंग में स्पेंड नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट होगा बट लॉन्ग टर्म में नुकसान हो सकता है। और अगर तुमने इन चीजों में इन्वेस्ट नहीं किया है, टेक्नोलॉजी में ऐसा कुछ तो चेंज आ गया जिससे तुम्हारा प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो रहा है, देन इट विल बी अ ग्रेटर थ्रेट फॉर यू। ठीक है, ये 4 डिसएडवांटेजेस के पॉइंट है। अभी हम समझते हैं डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी मतलब क्या? तुम कुछ ना कुछ तो यूनिक चीजें दे रहे हो अपने प्रोडक्ट के थ्रू, अपने सर्विसेज के थ्रू, विच आर वैल्यूड बाय द कस्टमर्स। सो हियर द यूनिकनेस शुड बी परसीव्ड एज यूनिक बाय द कस्टमर्स। मतलब वो कस्टमर के हिसाब से यूनिक होनी चाहिए। तुम यूनिकनेस कैसे कैसे ला सकते हो? यूनिकनेस कैन कम फ्रॉम द प्रोडक्ट डिजाइन। सब लोग कंप्यूटर्स बना रहे थे, तुमने लैपटॉप बनाया। सब लोग फोन्स बना रहे थे, तुमने आईपैड बनाया। सो इट कैन कम फ्रॉम प्रोडक्ट डिजाइन। इट कैन कम फ्रॉम ब्रांड इमेज। जो नॉर्मल स्नीकर्स रहते हैं ना, वो नॉर्मल 5000 4000 इतने रुपए में बिकते हैं, बट उसी स्नीकर पे अगर नाइकी का लोगो आया, उसी स्नीकर पे लिखा गया माइकल जॉर्डन्स लिमिटेड एडिशन, तो उसी स्नीकर की कीमत 5000 से 1.5 लाख रुपए हो जाएगी। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ ब्रांड इमेज। सो यूनिकनेस तुम्हारे ब्रांड इमेज से भी आ सकती है, द वे द पीपल परसीव योर ब्रांड इमेज। It can come from the technology, it can come from features, dealers network और customer services. Exam point of view बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी के ऊपर क्वेश्चन पूछा तो आपको डेफिनेशन में ये सारे पॉइंट्स कोट करने हैं, इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यूनिकनेस कैन कम फ्रॉम प्रोडक्ट डिजाइन, ब्रांड इमेज, टेक्नोलॉजी, फीचर्स, डीलर्स नेटवर्क और कस्टमर सर्विसेज। और ये यूनिकनेस की वजह से तुम कस्टमर को एक ज्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकते हो, बिकॉज वो तुम्हारे चीजों को यूनिकनेस मानता है और उसको पता है कि ये कितना यूनिक है और वो ज्यादा प्राइस दे देगा। सो बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है कि तुम प्रोडक्ट में जो भी यूनिक फीचर लेके आ रहे हो ना, ये कस्टमर के हिसाब से यूनिक होना चाहिए। कस्टमर ने उसको यूनिक परसीव करना चाहिए। अगर कस्टमर के हिसाब से वो यूनिक नहीं है तो वो तुम्हें ज्यादा प्राइस नहीं देगा। If customers don't value the differentiating feature, they won't pay more.
सो हाउ टू अचीव दिस डिफरेंशिएशन सर? वेरी फर्स्ट थिंग, यहाँ पे आपको गुड्स कस्टमर के हिसाब से यूनिक बनाना है, तो आपको पहले तो कस्टमर की टेस्ट और प्रेफरेंसेस समझनी पड़ेगी। कस्टमर के लिए क्या चीजें सही है, कस्टमर को क्या चाहिए, पहले आपको वो समझनी पड़ेगी। ऑफर यूटिलिटी टू कस्टमर्स एंड मैच प्रोडक्ट विद कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। आप ज्यादा प्राइस कोट कर रहे हो तो गुड्स का प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस इन क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए। आपने एक कस्टमर को एक बेहतर एक्सपीरियंस देना चाहिए। प्रोवाइड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस टू एंश्योर बायर सेटिस्फैक्शन। देन कस्टमर आपका प्रोडक्ट इसलिए खरीद रहा है क्योंकि ये इनोवेटिव फीचर है उसमें। तब अगर उसको आपका प्रोडक्ट फिर से कोई तो खरीदना है, कोई तो दूसरा प्रोडक्ट खरीदना है, तो वो इनोवेटिव फीचर की एक्सपेक्टेशन करेगा। और अगर वो आपको इनोवेटिव फीचर्स आपके प्रोडक्ट में कंटिन्यूस बेसिस पे देने हैं, तो आपको R&D कॉस्ट पे ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंगेज इन रैपिड प्रोडक्ट इनोवेशन टू मीट चेंजिंग डिमांड्स। फिफ्थ, एनहांस ब्रांड इमेज एंड ब्रांड वैल्यू। अभी हमने देखा कि ब्रांड इमेज से भी यूनिकनेस का बेनिफिट होता है, तो आप आपके ब्रांड इमेज को भी डेवलप करते जाओ, जिससे आप बस ब्रांड के वजह से अब ज्यादा प्राइस कोट कर पाओ मार्केट में, और कस्टमर रेडी हो वो उतना प्राइस आपको देने के लिए और वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए। द सिक्स्थ इज फिक्स प्रोडक्ट प्राइसेस कंसिडरिंग प्रोडक्ट यूनिकनेस एंड कस्टमर बाइंग कैपेसिटी। भाई यूनिकनेस है, बट कस्टमर की बाइंग कैपेसिटी को भी समझो। ज्यादा प्राइस चार्ज करो पर वो उनके बाइंग कैपेसिटी को समझ के चार्ज करो। एकदम ही ज्यादा चार्ज कर दिया तो फिर कोई खरीदेगा नहीं आपका प्रोडक्ट, ठीक है। तो टू अचीव डिफरेंशिएशन दीज आर द 6 पॉइंट्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट, 2-3 बार पूछा है एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट है। मैं जब क्वेश्चंस दिखाऊंगा आपको तो बताऊंगा। Then, sir, what can be the basis of differentiation? There can be 3 bases of differentiation. The very first is product, then price, and the third one is organization. Product मतलब कुछ ना कुछ तो innovative feature है आपके product में. High investment in R&D, marketing, and production will make your product innovative, which will solve the customer needs, and customer gets attracted to this innovative product because of the newness and the uniqueness in your product. Second thing is the pricing. इसमें 2 strategies रहते हैं। सबसे पहला कि तुम सबसे कम प्राइस चार्ज करो to attract budget conscious customer, which can be your differentiating factor, or you can charge a premium price to signal superior quality. तीसरा रहता है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू डिफरेंशिएशन क्रिएट करना। यूज द ब्रांड इमेज। अब यहाँ पे स्निकर नॉर्मल था, बट उसके ऊपर बस नाइकी का सिंबल आया, विच क्रिएट द डिफरेंशिएशन। सो यू कैन क्रिएट इट बाय ब्रांड इमेज, लोकेशन और यूनिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ। Build your name, recognition, trust and loyal customer base, which will give you the organizational advantage. तो डिफरेंशिएशन 3 वे से हो सकता है। एक प्रोडक्ट के वे से कुछ ना कुछ तो इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आओ, प्राइसिंग के वे से सबसे कम प्राइस चार्ज करो टू अट्रैक्ट बजट कॉन्शियस कस्टमर, या ज्यादा प्राइस चार्ज करो टू सिग्नल सुपीरियर क्वालिटी, और तीसरा ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांड इमेज के ऊपर काम करो जिससे आपको डिफरेंशिएशन का बेनिफिट हो, ठीक है। उसके एडवांटेजेस क्या रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट, वही 5 पॉइंट कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स के। सबसे पहला राइवलरी। यहाँ पे ना राइवलरी से आपको इतना कुछ इंपैक्ट नहीं होता है, बिकॉज कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट खरीद रहे बिकॉज ऑफ द ब्रांड इमेज, कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट खरीद रहे बिकॉज ऑफ द यूनिक फीचर्स। लॉयल कस्टमर्स आर लेस लाइकली टू स्विच इवन इफ प्राइस आर स्लाइटली हायर। सेकेंड इज बायर। यहाँ पे लो बार्गेनिंग पावर इसलिए रहती है बिकॉज बायर आपकी यूनिक फीचर्स को अप्रिशिएट करता है, वो बायर के हिसाब से भी यूनिक है, इसलिए वो ज्यादा बार्गेनिंग करने के लिए जाता नहीं। कस्टमर्स वैल्यू द यूनिकनेस एंड देयर आर फ्यू अल्टरनेटिव्स अवेलेबल। थर्ड इज सप्लायर। भाई मैं वैसे भी ज्यादा प्राइस कोट कर रहा हूँ यार, तो इवन इफ तूने प्राइस ज्यादा भी बढ़ा दिया ना तो मुझे इतना इफेक्ट नहीं आएगा। प्रीमियम प्राइसेस अलाउ फर्म्स टू हैंडल कॉस्ट इंक्रीजेस। फोर्थ इज एंट्रेंट। अगर कोई नया एंट्रेंट है तो उसके लिए वो यूनिक फीचर देना इतना इजी नहीं है, वो बहुत मुश्किल होने वाला है। मैंने बहुत ज्यादा R&D में स्पेंड किया है, तब मुझे जाके वो यूनिकनेस का बेनिफिट हुआ है। एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स टू कॉपी इनोवेटिव फीचर्स। तो उसके लिए एक नए एंट्रेंट के लिए ये सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना, समझना और इतना स्पेंड करके आना, इट इज नॉट दैट इजी माय फ्रेंड। एंड द फिफ्थ थिंग इज सब्स्टिट्यूट्स। यूनिकनेस फीचर्स में कैसा होता है, जो डिफरेंशिएटिंग फीचर में क्या होता है, इसका स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होता है। So customers stick to high brand value product despite alternatives, even though alternatives available है, but इनका switching cost बहुत ज्यादा है ना, तो उनको वो दूसरे प्रोडक्ट के जाके अकोमोडेट होना वो बहुत हार्ड होता है। जैसे कि हमने एप्पल का एग्जांपल लिया था कि एप्पल आपकी यूजर इंटरफेस से ना, यूजर एक्सपीरियंस इतना अच्छा देगा ना आपको कि आप एप्पल के अलावा कोई दूसरे फोन पे स्विच ही नहीं कर सकते। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। अब एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज डिफिकल्ट टू सस्टेन। मे बी अगर आपका यूनिकनेस, आपका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ऐसा है जो ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं होगा, वो फेल हो जाएगा, वो ऑब्सोलीट हो जाएगा, देन माय फ्रेंड तुम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ज्यादा टाइम तक नहीं ले पाओगे। ओवर द टाइम योर यूनिकनेस में फेल और गेट कॉपीड। सेकंड इज ओवर प्राइसिंग रिस्क।
ज्यादा ही अपने प्राइस कोट कर दिया तो आपके बायर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच हो। Customers may switch to cheaper alternatives if they feel the price isn't justified. And this third one is irrelevant differentiation, जो हमने अभी डिस्कस किया। जो भी आप डिफरेंशिएटिंग फैक्टर लेके आ रहे हो वो कस्टमर के हिसाब से यूनिक होना चाहिए। अगर इररिलेवेंट आपने डिफरेंशिएटिंग फैक्टर लेके आ गया और उसके लिए आपने ज्यादा प्राइस चार्ज कर दिया तो नो वन इज गोइंग टू बाय योर प्रोडक्ट। इफ फीचर इज नॉट वैल्यूड बाय द कस्टमर इट बिकम्स यूजलेस। तो ये 3 डिसएडवांटेजेस है और 5 एडवांटेजेस है, एक बार अच्छी तरीके से देख लो। अभी हम डिस्कस करेंगे माइकल पोर्टर के थर्ड जेनेरिक स्ट्रैटेजी के ऊपर जो है फोकस स्ट्रैटेजी। क्या कहता है फोकस स्ट्रैटेजी? एक स्पेसिफिक ग्रुप पे ऊपर ध्यान दो, एक नैरो मार्केट सेगमेंट पे ध्यान दो और उनके लिए तुम प्रोडक्ट बिल्ड करना चालू करो। बट समझेगा कैसे सर कि कौन से मार्केट पे ध्यान देना है, कौन से नीश मार्केट पे ध्यान देना है? उसके लिए तुम ये 3 कंडीशंस लगाओ। अगर ये 3 कंडीशंस फुलफिल हो रही है तुम फिर फोकस स्ट्रैटेजी का यूज करो और उनके हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को बनाओ। The first condition is that specific group, that small group should be large enough to generate profit. भाई वो छोटा ग्रुप होना चाहिए बट इट शुड बी सफिशिएंट इनफ टू जनरेट प्रॉफिट। अब जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है बट उसमें स्पेसिफिकली सीए के स्टूडेंट्स बहुत कम है बट दे आर लार्ज इनफ टू जनरेट प्रॉफिट्स। सेकेंड थिंग, इट शुड हैव अ गुड ग्रोथ पोटेंशियल। सीए स्टूडेंट्स में भी ये भी देखो कि अगर आप सीए स्टूडेंट्स पे फोकस दे रहे हो तो उसमें देखो कि इसमें कुछ ग्रोथ पोटेंशियल है क्या, क्या वो बढ़ने वाले हैं क्या। एंड थर्ड थिंग इज इट शुड नॉट वाइटल टू मेजर कॉम्पिटिटर्स। अगर ये 3 कंडीशंस फुलफिल हो रही है तब आप फोकस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हो और उसके हिसाब से इन लोगों को जैसा चाहिए उनके हिसाब से प्रोडक्ट्स बना के आप उनको बेच सकते हो। सो द फर्स्ट पॉइंट इज इट शुड बी लार्ज इनफ टू जनरेट प्रॉफिट्स, it should have good growth potential, and third thing is it should have not vital to major competitors. So when is a focus strategy most effective? Focus strategy is most effective when the customer needs are highly specific और unique. मान लो कि कोई सीए इंटर का स्टूडेंट है जो सीए इंटर के क्लासेस ढूंढ रहा है, क्या मैं उसको ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि तुम्हारा करिकुलम ना थोड़ा बीकॉम के हिसाब से सिमिलर है तो बाकी के जो कॉमर्स स्टूडेंट्स क्लासेस कर रहे होगे ना तो वही करो और सीए इंटर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है उनकी स्पेसिफिक नीड्स है, उनको उनके करिकुलम के हिसाब से ही क्लासेस चाहिए। So if the customer needs are highly specific, then you can build your business around it. Second, when rivals are not targeting the same niche, अगर rivals अभी तक ये niche को target नहीं कर रहे हैं तो तुम जाके उसको target करो, अपना business build करो जिससे तुम्हें first mover advantage मिले। तो सर रिस्क क्या रहता है फोकस स्ट्रेटेजी में? सेम रिस्क, अगर तुम्हें सक्सेस मिल गया तो फिर कॉम्पिटिटर्स भी उस niche में आना चालू कर देंगे। अदर फर्म में कॉपी द सेम स्ट्रेटेजी इफ इट प्रूव्स टू बी सक्सेसफुल। एंड यहाँ पे ना जनरल प्रोडक्ट्स का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है कस्टमर के साथ, सो कंज्यूमर्स में शिफ्ट टू मोर जनरल प्रोडक्ट्स। अभी सर हमको फोकस स्ट्रेटेजी से ये तो समझा कि तुम्हें एक नैरो मार्केट पे ध्यान देना है, वो नैरो मार्केट कैसे समझना है वो भी हमने 3 कंडीशंस देखे। बट यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे अर्न करना है उसके लिए 2 स्ट्रेटेजीज है, इनमें से कोई भी एक तुम यूज कर सकते हो और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तुम्हें मिलेगा उस फोकस्ड ग्रुप में। द वेरी फर्स्ट वन इज फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप एंड अनदर वन इज फोकस्ड डिफरेंशिएशन। फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप यानी वो जो तुम्हारा पर्टिकुलर नैरो सेगमेंट है ना उनमें तुम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो ना तुम वो सबसे कम प्राइस में बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जियो फोन्स, अब जब जियो ने वो छोटा कीपैड फोन लॉन्च किया था तब उनको पता था कि हर कोई इंसान जो जियो के प्रोडक्ट्स यूज करता है वो तो खरीदने नहीं वाला है, इसके लिए मार्केट बहुत कम है बट स्टिल दे लॉन्च्ड इट बिकॉज दे वर फोकस्ड इन ऑन पर्टिकुलर नीश सेगमेंट। और यहाँ पे उन्होंने फोन की प्राइस सबसे लो रखी, मींस दे वर फॉलोइंग फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी where you competing on the low price within a narrow market. The second is focused differentiation, जहाँ पे तुम एक narrow market पे ध्यान दे रहे हो बट वहां पे भी तुम अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ तो यूनिक फीचर्स ऐड कर रहे हो जिससे कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। ऑफरिंग यूनिक फीचर्स टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, यहाँ पे एग्जांपल दिया है ऑफ रोल्स रॉयस, जहाँ पे वो कस्टमर्स को थोड़ा राइट देता है कि आपके हिसाब से आपको जैसा चाहिए वैसे हम अपने हमारे गाड़ी का इंटीरियर बनाएंगे। So here, that's the unique feature of Rolls-Royce, where they give the customer the right to choose what kind of interior they want in their car. So this is focused differentiation. अब दोनों में से कोई तो एक लगाओ और आपको ये focused group में competitive advantage का फायदा मिलेगा। But sir, competitive advantage का तो फायदा मिलेगा बट यहाँ पे सर जो मार्केट है ना वो बहुत छोटा है, अगर मुझे वहां पे प्रॉफिट ज्यादा अर्न करना होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर आपको उस मार्केट में ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है तो आप मार्केट पेनिट्रेशन तो कर सकते हो और मार्केट डेवलपमेंट तो कर सकते हो। मार्केट पेनिट्रेशन क्या रहता है सर? मार्केट पेनिट्रेशन मींस सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर।
आपका निश बहुत छोटा है, तो आप क्या करो, रिपीटेटिवली आपका गुड्स सेल करते जाओ उनको, जिससे आपका प्रॉफिट बढ़े। सेल मोर टू द सेम निश बाय ऑफरिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। और मार्केट डेवलपमेंट यानी आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को नए कस्टमर्स को बेचो। आप करेंटली आपका प्रोडक्ट बेच रहे थे नॉर्थ साइड में, अभी आप साउथ रीजन पे भी जाओ, ईस्ट रीजन पे भी जाओ, वेस्ट रीजन पे भी जाओ, सो हियर यू आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट बट द कस्टमर्स आर डिफरेंट। So same products for new customer means market development, and same product for same customers means market penetration. So here you are selling to the new but similar customers using the existing niche product. अब ये दोनों को हम डिटेल में सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। नाउ सर, हाउ टू अचीव अ फोकस स्ट्रेटेजी, उसके लिए 4 स्टेप है। सबसे पहला, पिक अ निश, निश को कैसे पिक करना है वो 3 क्राइटेरिया लगा के। देन बिल्ड योर एक्सपर्टीज अराउंड इट, सर्व देम एफिशिएंटली थ्रू कॉस्ट और क्वालिटी एज, मतलब फोकस कॉस्ट लीडरशिप का फायदा उठाओ, तो फोकस डिफरेंशिएशन का फायदा उठाओ, और उसमें कुछ तो इनोवेटिव लेके जाओ विद इन द वैल्यू चेन, मतलब एक अच्छी डिलीवरी देते जाओ, प्रोडक्शन में अच्छा काम करो, कस्टमर सर्विस अच्छी दो, जिससे वो कस्टमर आपके साथ बना रहे और कस्टमर लॉयल रहे। तो ये कैसा होता है, अगर आप कुछ अच्छा करोगे ना तो कॉम्पिटिटर्स आना चालू हो जाएंगे, और अगर आपने कस्टमर्स के साथ वो रिलेशनशिप बिल्ड कर दिया तो वो कस्टमर आपके साथ ही रुकेगा, ठीक है। अब सर एडवांटेजेस क्या रहते हैं कॉस्ट स्ट्रेटेजी के, इसके 3 एडवांटेज रहते हैं। सबसे पहला, हायर प्रॉफिट मार्जिन। देखो, अब पहले तो एक स्पेसिफिक निश के ऊपर आप काम कर रहे हो जो बाकी कोई कंपटीटर काम नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे आप थोड़ा ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो और वो कस्टमर ज्यादा प्राइस देगा बिकॉज उसको उसके नीड्स के हिसाब से प्रोडक्ट मिल रहा है। फर्म कैन चार्ज हायर प्राइसेस ड्यू टू यूनिक ऑफरिंग। सेकंड इज स्ट्रॉन्ग कस्टमर लॉयल्टी, उसको पता है उसकी जो भी नीड्स थी वो आपके प्रोडक्ट ने फुलफिल कर दी, सो वो आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके ब्रांड के लिए वो लॉयल रहेगा। Firms develop deep knowledge of needs, creates strong customer loyalty, and third thing is reduced competition. अगर आपने पहली आके नीश पे काम कर दिया और आपने आपकी इस हिसाब से एक्सपर्टीज बिल्ड कर दी, एंड दिस एक्सपर्टीज इज समथिंग which will take time for the competitors to build, then the competition will be reduced. If rival is finding it tough to match the niche skills, then your competition is reduced, and this is the advantages of focus strategy. अब इसके डिसएडवांटेज क्या है सर? अगर फर्म के पास ऐसे कुछ डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज ही नहीं है, देन वो फोकस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके अपना प्रोडक्ट नहीं बिल्ड कर सकेंगे। फर्म्स लैकिंग डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज may not be able to pursue focus strategy. Second, limited demand may lead to high per unit cost. अगर ऐसा है कि आपने एक नैरो मार्केट पे ध्यान दिया है बट वहां पे जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो ना उसका मार्केट बहुत ही छोटा है, अगर मार्केट बहुत छोटा है तो फिर आप कॉस्ट लीडरशिप का पोजीशन अचीव नहीं कर पाओगे, आपका पर यूनिट कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगा। थर्ड थिंग इज रिस्क ऑफ लार्जर फर्म एंटरिंग द नीश एंड ओवर पावरिंग इट। ऐसा भी हो सकता है कि कोई तो बहुत बड़ी फर्म है जिसके पास फंड्स बहुत ज्यादा है और फिर वो उस फोकस स्ट्रेटेजी पे, वो उस पर्टिकुलर सेगमेंट पे काम करना चालू कर दे। रिस्क ऑफ लार्ज फर्म्स एंटरिंग द नीश एंड ओवरपावरिंग। सो 3 डिसएडवांटेजेस कौन से हैं? सबसे पहला, अगर फर्म्स के पास वो डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज ही नहीं है जिससे वो नीश मार्केट को टारगेट करे, देन दे विल नॉट बी एबल टू परस्यू फोकस स्ट्रेटेजी। आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसके लिए डिमांड बहुत कम है, देन आपका पर यूनिट कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगा। एंड थर्ड थिंग इज, ऐसी कोई फर्म आ सकती है जिसके पास बहुत ज्यादा फंड्स अवेलेबल है, वो आके आपका मार्केट हिला सकती है। रिस्क ऑफ लार्जर फर्म्स एंटरिंग द नीश एंड ओवरपावरिंग इट। और एडवांटेजेस 3 है, हाई प्रॉफिट मार्जिन, स्ट्रॉन्ग कस्टमर लॉयल्टी, एंड थर्ड पॉइंट इज रिड्यूस्ड कंपटीशन। ठीक है, ये 3 स्ट्रेटेजीज दी थी माइकल पोल्टर ने, और इन 3 स्ट्रेटेजी से इंस्पायर होकर और एक स्ट्रेटेजी आई जो है बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी माइकल पोल्टर ने नहीं दी, बट उसके इंस्पिरेशन के बाद बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी आई है। द बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी इज एन एडवांस फॉर्म ऑफ द 3 बेसिक जेनरिक स्ट्रेटेजीज। ये क्या बोलता है, तुम ना यूनिक फीचर्स दो बट कम से कम कॉस्ट में दो। It focuses on offering customers more value for their money by combining lower cost and upskilling features or quality. ये तुम कैसे कर सकते हो? So company can follow this strategy by offering lower prices for the product with comparable quality or features. मतलब बाकी के जो कंपनीज है ना, बाकी के जो कंपनीज के जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी फीचर्स है, वो तुम फीचर्स दो बट कम प्राइस में दो, नहीं तो उनके अलावा कुछ तो यूनिक फीचर्स दो और चार्ज सिमिलर प्राइजेस बट विद द हाई क्वालिटी और बेटर प्रोडक्ट। मतलब वो जो फीचर्स दे रहे हैं ना उससे अच्छा कुछ तो फीचर्स दो बट उनके ही प्राइस रेंज में दो। कंपनी कैन फॉलो दिस स्ट्रेटेजी बाय, फर्स्ट, तुम उनके ही हिसाब से प्रोडक्ट की क्वालिटीज दे रहे हो, फीचर्स उसी रख रहे हो बट तुम प्राइस कम चार्ज कर रहे हो, नहीं तो तुम एक ज्यादा फीचर्स दे रहे हो, अच्छे फीचर्स दे रहे हो बट तुम प्राइस उनके हिसाब से चार्ज कर रहे हो, तो इनको हम कहेंगे बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी।
ये कौन कौन करता है सर? ये करता है आपका वन प्लस, Xiaomi, ओप्पो, वीवो, जो एक अच्छे प्रोडक्ट देता है बड़े कम प्राइस रेंज में देता है, तो इसे हम कहते हैं बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी। अब जो जो चीजें डिस्कस की ना वो सारी चीजों को डिस्कस करो। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 3 खत्म हो जाता है। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस। चलो, हो गया बढ़ गया। अभी हम आते हैं क्वेश्चंस पे। सो Mohan has joined as the new CEO of XYZ Corporation and aims to make it a dominant technology company in the next 5 years. He aims to develop competencies for managers for achieving better performance and a competitive advantage for XYZ Corporation. मतलब कुछ तो कोर कॉम्पिटेंसी के ऊपर क्वेश्चन है। कोर कॉम्पिटेंसी के ऊपर वो 3 क्वेश्चन है, देखते हैं उसमें से किसके ऊपर पूछा है। मोहन इज अ वेल अवेयर ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज इन जनरेटिंग कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। डिस्कस द 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज विच आर रिक्वायर्ड बाय XYZ टू सस्टेन द कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। हमें देखा था कि कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को सस्टेन करना है तो रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज में कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, वो 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। DTAI का यूज करो। T मतलब ड्यूरेबिलिटी, T मतलब ट्रांसफरेबिलिटी, A मतलब अप्रोप्रिएबिलिटी और I मतलब इमिटेबिलिटी। तो ये चारों पॉइंट्स आपको कोट करने हैं, ठीक है। अभी हम आते हैं माइकल पोर्टर के जेनेरिक स्ट्रेटजीज के ऊपर कि उसके ऊपर कैसे केस बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। देखो, So there is a century-old footwear company named as Mota Shoes, जिनका इमेज था मार्केट में ऑफ फुटवेयर चॉइस फॉर फॉर्मल ओकेजन, पर उन्होंने एक फॉरेन कंपनी के साथ टाइप किया, दैट इज Bofreen, टू मैन्युफैक्चर एंड सेल इट्स हाई स्टिक ब्रांड इन अ कंट्री एंड पुटिंग द बेस्ट फुट फॉरवर्ड दे स्टार्ट टू इंट्रोड्यूस सम यूनिक फीचर्स इन देयर प्रोडक्ट, दैट इज एक्स्ट्रा सॉफ्ट, कैजुअल एंड रिलैक्स्ड फुटवेयर। इसके वजह से उन्होंने ज्यादा प्राइस भी चार्ज करना चालू किया। Aiming at brand image and makeover, Mota Shoes decided to price the high-stick products at a premium. Now tell us, what kind of Michael Porter business level strategy is being used by Mota Shoe Company and state its advantage? ऐसे ही कर दो, एक केस स्टडी देंगे, नीचे पूछेंगे कि कौन सा स्ट्रेटजी फॉलो किया है वो बताओ, उसके एडवांटेजेस बताओ, उसके डिसएडवांटेजेस बताओ, उसको अचीव कैसे किया है वो बताओ। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि मोटा शूज ने डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी का यूज किया है। फिर आपको डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी के बारे में डिफाइन करना है, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि आपको एक पॉइंट मेंशन करना है, दैट द यूनिकनेस कम्स फ्रॉम प्रोडक्ट डिजाइन, ब्रांड इमेज, फीचर्स, टेक्नोलॉजी, डीलर नेटवर्क और कस्टमर सर्विसेज। और फिर आपको एडवांटेजेस के जो 5 पॉइंट्स है आपको वो मेंशन करने हैं, ठीक है। देखो, एक ऐसा केस स्टडी पूछते हैं और फिर मस्त नीचे लिखेंगे कि identify the strategy employed by the company ABC Limited and mention what measures could be adopted by the company to achieve the employed strategy। मतलब यहाँ पे इन्होंने डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी यूज किया है, तो पहले वो लिखो, उसको डिफाइन करो और फिर नीचे यहाँ पे एडवांटेजेस नहीं पूछे, उन्होंने लिखा है कि अगर इसको अचीव करना होगा तो क्या करना होगा। तो अचीवमेंट के लिए हमने 6 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, वो आपको लिखना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ बताइए ये क्वेश्चन के ऊपर PYQ September 24, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करते हैं। सो मार्केट फॉर बेबी केयर, रेडीमेड गारमेंट्स फॉर न्यू बॉर्न, टॉयज एंड स्ट्रॉलर्स मेंट फॉर बेबीज आर देयर। Mrs. Maki Pasand is desirous to introduce new products for existing customers and new customers as well. The market for such product is very narrow. Narrow बोला है मतलब फोकस के ऊपर कुछ तो होगा, कंक्लूड नहीं करना है, बस दिमाग में चलना चाहिए। On one side, there are customers who are price conscious, and on the other side, there are customers who are ready to pay premium charges for an upscale product. A company wants to charge lower price relative to the other firms that compete within the target market for customers who are price sensitive, and also wants to charge premium based on uniqueness for the rest of its product. मतलब वो ये नैरो सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट बनाने वाली है, पर थोड़े कस्टमर्स, प्राइस कॉन्शियस कस्टमर्स के लिए बनाने वाली है, जिसके लिए वो फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप का इस्तेमाल करने वाली है। और बाकी के प्रोडक्ट्स जहाँ पे कस्टमर्स प्रीमियम प्राइस दे रहा है उनके लिए वो प्राइस डिफरेंशिएशन फोकस्ड डिफरेंशिएशन फॉलो करने वाली है। तो यहाँ पे इन्होंने दोनों स्ट्रेटेजी का यूज किया है। Tell us which of the strategies being considered by the company out of strategies as suggested by the Michael Porter at a business level, also outline the advantages and disadvantages using the strategy. So आपको लिखना है कि माँ की पसंद ने फोकस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया है, जहाँ पर उन्होंने दोनों भी इस्तेमाल किया है, फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप और फोकस्ड डिफरेंशिएशन। फिर कौन से प्रोडक्ट के लिए उन्होंने फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप मेंशन किया है आपको वो कोट करना है,
कौन किसके लिए आप उन्होंने फोकस डिफरेंशिएशन का यूज किया, आपको वो लिखना है। और फिर उनके एडवांटेजेस के 3 पॉइंट्स लिखो, डिसएडवांटेजेस के 3 पॉइंट लिखो। एडवांटेजेस में 3 कौन से पॉइंट आएंगे? हाई प्रॉफिट मार्जिन, स्ट्रॉन्ग कस्टमर लॉयल्टी एंड रिड्यूस्ड कॉम्पिटिशन। और फिर डिसएडवांटेजेस में 3 पॉइंट आएंगे, डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी इज रिक्वायर्ड, हायर कॉस्ट एंड द थर्ड पॉइंट इज इमिटेशन बाय कॉम्पिटिटर्स। ये सारे पॉइंट्स आपको कोट करने हैं। This being your end of your chapter number 3 revision. If you are loving this, don't forget to like, subscribe and comment. Tada, bye bye, see you.